शाही महल के अंदर कहानी की शुरुआत होती है। ताकतवर मंत्री इकट्ठा होकर एक शाही रखेल सीओ के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। पूरे महल में सीओ की पहचान एक बेहद क्रूर, चालाक और लोगों को इस्तेमाल करने वाली औरत के रूप में है। सबका मानना है कि वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके इस ठंडे और निर्दयी चेहरे के पीछे असल में एक दयालु दिल वाली औरत छिपी हुई है, जिसे अपने चारों तरफ फैली बुराई के बीच जिंदा रहने के लिए मजबूरी में मजबूत बनना पड़ा। मंत्री उसकी मौत की सजा की मांग करते हैं और हैरानी की बात यह है कि ये मांग तुरंत मंजूर भी हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे राजा इसी पल का इंतजार कर रहा था, जबकि कभी राजा और सीओ के बीच प्यार था, अपनापन था और हल्की फुल्की छेड़छाड़ भरा रिश्ता भी हुआ करता था। जैसा हमेशा होता आया है, मंत्री हर आरोप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वे उसे ऐसे अपराधों में फंसाते हैं जिनके बारे में सीओ को कुछ भी नहीं पता। पूरा महल अराजकता में डूबा हुआ है, लेकिन इस सब के बीच सीओ अपने कक्ष में असामान्य रूप से शांत बैठी है। वो अपनी पेंटिंग पूरी कर रही है, जबकि उसकी दासियां जोर जोर से रो रही है। सीओ अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उन्हें देखती है और शांत आवाज में कहती है, इतनी जल्दी किस बात की है? कैनवास अभी पूरा नहीं हुआ। जब जल्लाद उसके सामने खड़े होते हैं, वो मंत्रियों की तरफ देखती है। उसकी नजरों में वे इंसान नहीं लगते, बल्कि ऐसे शिकारी कुत्ते दिखाई देते हैं जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे हों। वो खुद की तुलना एक ऐसे फूल से करती है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है, खूबसूरत, लेकिन जन्म से ही जल्दी मुरझा जाने के लिए तय। उसे बचाने के लिए एक शमन पूरी कोशिश करता है। वो बेचैनी से अनुष्ठान करता है, लेकिन सीओ का विद्रोह उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो जहर के कटोरे तोड़ देती है और इंसाफ के लिए राजा से मिलने की मांग करती है, लेकिन राजा नहीं आता। बेरमी की हद पार करते हुए उसे जबरदस्ती पकड़ा जाता है, काबू में किया जाता है और आखिरकार उसे जानलेवा जहर पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने लगती है, वैसे वैसे प्रकृति भी जैसे बगावत कर देती है। तपती हुई गर्मियों के बीच अचानक बर्फ गिरने लगती है और एक सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देता है। लेकिन दरबार खुशियां मनाता है। सबको लगता है कि उसकी मौत के साथ आखिरकार शांति लौट आई है। उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती है, लेकिन मौत उसकी कहानी का अंत नहीं थी। वो अचानक एक तेज चुभती हुई रोशनी के बीच जागती है और कोई आवाज आदेश देती है, अब जहर पी लो। सीओ को लगता है कि शायद वो परलोक में पहुंच चुकी है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को चकाचौंध करने वाली स्टूडियो लाइट्स के बीच पाती है। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। जिन मंत्रियों ने उसे सजा दी थी वे असल में अभिनेता है और वो शाही महल सिर्फ एक फिल्म सेट है। सीओ ने सिर्फ मौत को धोखा नहीं दिया, वो साल 2026 में पुनर्जन्म ले चुकी है। और सबसे अजीब बात, वो अपनी ही जिंदगी पर बन रही एक ऐतिहासिक फिल्म के बीच आ गिरी है। वो पूरी तरह सदमे में जागती है। उसके चारों तरफ सब कुछ अजनबी है, समझ से बाहर। किस्मत का खेल देखो, वो ठीक उसी पल आकर गिरी है जब जहर देने वाला सीन शूट हो रहा है। डायरेक्टर उसकी मौजूदगी, उसकी तेज नजरें और उसके अंदर से निकल रही कच्ची असली भावनाओं को देखकर तुरंत प्रभावित हो जाता है। बिना देर किए वो फैसला करता है कि इस लड़की को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का स्टंट डबल बनाया जाएगा। लेकिन सीओ खुद पूरी तरह उलझ चुकी है। उसे लोगों के कपड़े अजीब लग रहे हैं और सबसे ज्यादा हैरानी उसे मर्दों के लंबे बाल देखकर हो रही है। कैमरे फिर से चालू होते हैं, नकली जहर उसके सामने रखा जाता है, लेकिन उसी पल उसका अतीत उस पर हावी हो जाता है। वो अब भी यही मान रही है कि वह जोसोन युग में ही है। इस बार वो इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देगी। वो किसी के सामने झुकने से इनकार कर देती है और जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता है उसे सचमुच मारना शुरू कर देती है। हैरानी की बात यह है कि डायरेक्टर उसकी इस हालत को देखकर डरता नहीं, बल्कि दंग रह जाता है। उसे लगता है कि ये अब तक की सबसे वास्तविक एक्टिंग है। वो पूरी टीम को आदेश देता है, कैमरा बंद मत करो, शूटिंग जारी रखो। और सीओ अपनी लड़ाई की कला से सचमुच पूरा सेट खाली कर देती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कांग की। कांग एक बेहद ठंडे दिमाग वाला शानदार सीईओ है जो अपनी निर्दयी कॉर्पोरेट टेकओवर रणनीतियों के लिए मशहूर है। जब उसका एक दुश्मन नकली वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब कांग बिना घबराए पूरा खेल पलट देता है। वो उस आदमी को मजबूर कर देता है कि वह चुपचाप अपनी कंपनी उसके नाम कर दे। हालांकि उसकी छवि कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो, उसके अंदर थोड़ा सिद्धांत अभी भी बाकी है। वो उस आदमी को उसकी निजी हिस्सेदारी रखने देता है। उसका असिस्टेंट ह्यूम हारे हुए आदमी के लिए थोड़ा दुख महसूस करता है, लेकिन कांग उसे सख्त आवाज में याद दिलाता है, इस दुनिया में या तो तुम दूसरों को खत्म करते हो या खुद खत्म हो जाते हो। वापस फिल्म सेट पर सीओ की दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करती है। सब लोग उसकी अचानक आई ताकत देखकर हैरान है। धीरे धीरे साफ होने लगता है कि सीओ की आत्मा एक ऐसी लड़की के शरीर में आ चुकी है
जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। एक डरपोक संघर्ष करती हुई एक्स्ट्रा कलाकार जो पहले हर किसी के सामने दब जाती थी। लेकिन सीओ को इस पूरी कहानी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो बस इस डरावनी नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। जब वो विदेशियों को देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसे किसी दूर देश में निर्वासित कर दिया गया है। लेकिन फिर वो दंग रह जाती है क्योंकि वे लोग धारा प्रवाह कोरियन बोल रहे होते हैं। उसकी पहली मुलाकात एक स्मार्टफोन से होती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो चीख पड़ती है, लोहे के इस टुकड़े के अंदर मैं खुद को कैसे देख सकती हूँ। फिर जब वो पहली बार आधुनिक शीशे में अपना चेहरा देखती है तो डरकर पीछे हट जाती है। ये क्या है, मेरे गाल ऐसे ढीले क्यों पड़ गए हैं। उधर कांग को उसके खिलाफ बनाया गया डीप फेक वीडियो मिल जाता है। वो इस चूक के लिए ह्यून पर गुस्सा निकालता है, लेकिन ह्यून उसे भरोसा दिलाता है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह कांग का गुस्सा जल्दी ही दिलचस्पी में बदल जाता है। नकली वीडियो की तकनीकी गुणवत्ता देखकर वो प्रभावित हो जाता है और फैसला करता है जिस कंपनी ने ये बनाया है वो उसे भी खरीद लेगा। उसी समय सीओ को शमन की रहस्यमयी भविष्यवाणी याद आती है, सच में जीने के लिए तुम्हें मरना होगा। जब वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो नोटिस करती है कि उसका स्थायी निशान गायब हो चुका है। उसी पल उसे समझ आता है उसकी आत्मा सचमुच एक नए शरीर में आ चुकी है। इसके बाद कहानी में टॉम की एंट्री होती है जो कांग का चचेरा भाई है। बाहर की दुनिया के सामने टॉम बहुत संभल कर अपनी छवि बनाकर रखता है। वो खुद को दयालु और नेक इंसान दिखाता है, यहाँ तक कि एक अनाथालय में सेवा करते हुए भी नजर आता है। लेकिन एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान उसके असली जज्बात बाहर आने लगते हैं। रिपोर्टर्स बार बार सिर्फ कांग की कामयाबी के बारे में सवाल पूछते रहते हैं और यही बात टॉम के अंदर छिपी जलन को भड़का देती है। दूसरी तरफ सीओ अपनी शाही आदतों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन उसकी दोस्त उसकी पुरानी भाषा और बोलने के तरीके पर हंस हंस कर बेहाल हो जाती है। वो मजाक में कहती है, हमें किसी शमन को बुलाना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर घुसे इस ऐतिहासिक भूत को बाहर निकाले। तभी प्रोड्यूसर और घमंडी लीड एक्ट्रेस पार्क उसे डांटने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सीओ उन्हें उनकी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं देती। वो उन्हें शाही ठंडेपन और तिरस्कार से चुप करा देती है। फिर इतनी शालीनता से बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह मुड़कर वहां से निकलती है कि सब लोग कुछ पल के लिए बोलती बंद हो जाते हैं। उसकी दोस्त उसकी नई हिम्मत देखकर दंग रह जाती है। लेकिन अगले ही पल एक मोबाइल फोन बज उठता है और सीओ का सारा रौब पल भर में टूट जाता है। वो डरकर पीछे हटती है, हाफते हुए कहती है, लोहे के इस टुकड़े की आवाज कैसे निकल रही है, ये बोल कैसे रहा है। उधर सड़क पर कांग भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। ह्यून उसे याद दिलाता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, एक बेहद दुर्लभ घटना जो पूरे 300 साल बाद हो रही है। और हैरानी की बात, ये वही तारीख है जिस दिन कभी सीओ की मौत हुई थी। तभी अचानक सीओ कुछ लोगों को देखती है जो जोसोन दौर के अपराधियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। असल में वे पास के सेट के एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं, लेकिन सीओ को लगता है कि वे हत्यारे हैं जो उसे मारने आए हैं। वो घबराकर अपने कपड़े संभालती है और पूरी ताकत से सड़क पर भागना शुरू कर देती है। वो चीखती जाती है, विद्रोह हो गया है, अपनी जान बचाओ। आसमान छूती इमारतें, आधुनिक दुनिया का शोर और चारों तरफ का अराजक माहौल, ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। उसे घबराहट का भयंकर दौरा पड़ता है और वो बेहोश होकर सीधे कांग की कार के सामने गिर जाती है। ह्यून तुरंत घबरा जाता है। वो कांग से कसम खाकर कहता है, सर मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, ये खुद सदमे से बेहोश हुई है। लेकिन अगले ही पल सीओ अचानक जोर से चीखते हुए उठ बैठती है और पागलों की तरह भागकर तेज रफ्तार गाड़ियों से भरी सड़क में घुस जाती है। अब कांग के पास उसके पीछे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो सचमुच ऐसे उसके पीछे दौड़ता है जैसे किसी भागी हुई मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। आखिरकार वो उसे पकड़कर फुटपाथ पर खींच लाता है, फिर गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि वह दोनों की जान खतरे में डाल चुकी थी। लेकिन सीओ अपने ठंडे शाही घमंड को कायम रखते हुए बिना एक पल गवाए उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये बस किसी प्रेमी जोड़े की लड़ाई है। कांग हमेशा की तरह शक से भरा हुआ है। उसे लगता है कि ये लड़की किसी ने उसे बदनाम करने के लिए भेजी है। वो उसे पैसे देकर वहां से जाने को कहता है। जवाब में सीओ सूखे फूल की डाली उठाकर उसे वही मारती है जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। देखते ही देखते मामला पूरी सड़क वाली लड़ाई में बदल जाता है। कांग अपना सारा रुतबा भूलकर उससे लड़ने लगता है और ह्यून किनारे खड़ा ये पूरा तमाशा देखकर मजे ले रहा होता है। आखिर में कांग गुस्से से भरा अपना बिजनेस कार्ड उसकी तरफ फेंकता है ताकि अगर उसे कोई चोट लगी हो तो उसका खर्च कवर हो सके, और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। ह्यून माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वो मजाक में कहता है, मैंने आज का राशिफल देखा था, मुझे पहले ही पता था
कि आज बुरा दिन होने वाला है, इसलिए मैं पहले से तैयार हूँ। दूसरी तरफ भटकी हुई सियो को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। उसे जमीन पर बना एक पुराना नक्शा दिखता है जिसमें जोसोन दौर के चिन्ह बने हुए हैं। तभी वो स्कूल ट्रिप पर आए बच्चों के एक ग्रुप को म्यूजियम की तरफ जाते देखती है और सचमुच ये मान बैठती है कि वे लोग समय में पीछे लौटने की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे भी बड़ा झटका उसका म्यूजियम के अंदर इंतजार कर रहा होता है। म्यूजियम के अंदर सियो पर असली बिजली गिरती है। वो डर और सदमे में देखती है कि उसकी अपनी पेंटिंग, वही पेंटिंग जिसे उसने अपनी आखिरी सांसों के बीच बनाया था, किसी और के नाम से दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, इतिहास से उसका नाम लगभग मिटा दिया गया है और जहाँ कहीं उसका जिक्र मिलता भी है वहाँ उसे सिर्फ एक खलनायिका की तरह पेश किया गया है। वो घबराकर टूर गाइड को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन औरत उसे बेरुखी से जवाब देती है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में यही लिखा है। ये शब्द सियो को अंदर तक तोड़ देते हैं। वो म्यूजियम से बाहर निकलती है, पूरी तरह बिखरी हुई। उसके लिए ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि जिंदा रहने के लिए की गई उसकी जद्दोजहद का इनाम आखिर इतनी बदनाम विरासत कैसे बन गया। बिना दिशा के भटकते हुए उसकी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से होती है जो जोसोन युग पर रिसर्च कर रहा होता है। सियो उससे उस बदनाम रखेल के बारे में पूछती है। स्टूडेंट बताता है कि अनौपचारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक नीची पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उस औरत के पास महल में सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन आम लोग उससे नफरत करते थे और उसे एक दुष्ट रानी मानते थे। ये सुनकर सियो का सफर और भी भारी हो जाता है। वो कड़वाहट, दुख और उस दर्द में डूबती चली जाती है कि इतिहास ने उसे याद करने के लिए यही चेहरा चुना। इसी बीच शमन फिर से सियो को बुलाता है। अपने अनुष्ठानों के जरिए वो एक बात पक्की कर देता है, सियो पर किसी आत्मा का कब्जा नहीं है। उसकी आत्मा सचमुच समय को पार करके यहाँ आई है। उधर जैसे ही कांग लिफ्ट से बाहर निकलता है उसे पारंपरिक कपड़ों में एक लड़की की झलक दिखाई देती है और वो सचमुच डरकर पीछे हट जाता है। हाल की घटनाओं ने उसे अंदर तक ट्रॉमा दे दिया है। उसका असिस्टेंट ह्यून उसे लगातार चिढ़ाता रहता है। वो हंसते हुए कहता है, लोग कहते हैं ना, जो लड़की तुम्हें थप्पड़ मारे आखिर में उसी से प्यार हो जाता है। जवाब में कांग उसे ऐसी नजर से देखता है जिसमें सिर्फ शुद्ध तिरस्कार भरा होता है। बारिश में अकेली भटकती हुई सियो इतिहास की किताबों में अपनी टूटी हुई छवि के लिए शोक मनाती रहती है, लेकिन तभी ठंडी बारिश की बूंदें उसकी त्वचा को छूती है और अचानक उसे एहसास होता है वो सचमुच जिंदा है। वो सांस ले रही है। उसी पल वो फैसला करती है, इस चमत्कार को सजा नहीं बल्कि इनाम समझेगी, एक नई शुरुआत। अब वो खुद से प्यार करेगी, खुलकर जिएगी और उस महल की क्रूरता से हमेशा के लिए दूर रहेगी। अपनी तेज समझ का इस्तेमाल करते हुए वो कांग का दिया हुआ बिजनेस कार्ड निकालती है। उस पर लिखा पता पड़ती है और तय करती है कि उसे कांग को ढूंढना होगा। उसकी नजर में ये आदमी इस अजीब नई दुनिया में उसके लिए सबसे अच्छा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि कांग के दादा ने ही उसे परिवार की कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसके दादा उससे खुश नहीं है। वे वायरल हुई सड़क वाली लड़ाई का वीडियो देखकर उसे डांटते हैं। साथ ही वे उसकी बार बार असफल हुई शादी की कोशिशों का भी जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि कांग औरतों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता बल्कि बिजनेस डील्स की तरह पेश आता है। दूसरी तरफ सियो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पहुंचती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एलिस अचानक वंडरलैंड में पहुंच गई हो। वहां पहुंचकर वो देखती है कि जोसोन कपड़ों में ढेर सारी लड़कियां खड़ी है। असल में एक नए ब्रांड एम्बेसडर के लिए कास्टिंग कॉल चल रही होती है। सियो उन सबको शाही तिरस्कार भरी नजर से देखती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, इनमें से कोई भी इंसान इन कपड़ों को उतनी असली शान और सच्चाई से नहीं पहन सकता जितना वो पहनती है। उसी समय एक रिसेप्शनिस्ट उसे भी ऑडिशन देने आई लड़की समझ लेती है और उससे कहती है, अपनी बारी का इंतजार करो। वहाँ उसकी मुलाकात घमंडी एक्ट्रेस पार्क से होती है। पार्क उसे भड़काने की कोशिश करती है और उस पर पीछा करने का आरोप लगाती है, लेकिन सियो उसे बर्फ जैसी ठंडी बेरुखी से चुप करा देती है। मुझे तो ये तक पता नहीं चला कि तुम यहाँ मौजूद थी। तुम्हारे बारे में सोचने का सवाल ही नहीं उठता। इसी अफरातफरी के बीच एक रहस्यमयी आदमी कंपनी की छत की तरफ जाने वाली इमरजेंसी सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सियो का आत्मविश्वास और उसकी तेज जुबान बाकी उम्मीदवारों को दंग छोड़ देती है। फिर वो पार्क के साथ इंटरव्यू रूम में पहुंचती है। रिक्रूटर पार्क से पूछता है, 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखती हो? पार्क तुरंत मीठा दिखने वाला नाटक शुरू कर देती है, अपने पति और बच्चों के साथ एक शांत घर में। लेकिन सियो तुरंत उसकी बात काट देती है, ये कोई कॉर्पोरेशन है, शादी कराने वाली संस्था नहीं। अगर तुम्हारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सिर्फ माँ बनना है तो यहाँ आकर हमारा समय क्यों खराब कर रही हो? उसी वक्त कांग वहाँ पहुँचता है और सियो को देखते ही साफ तौर पर घबरा जाता है, जैसे उसे एक और थप्पड़ पड़ने का डर हो। सियो उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसे एक सौदा ऑफर करने आई है,
लेकिन कांग सुनने से ही इनकार कर देता है। फिर भी सीओ पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो परछाई की तरह उसके पीछे लगी रहती है जब तक वो बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल जाता। अपना धैर्य खोकर कांग सिक्योरिटी को आदेश देता है कि उसे पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन तभी सीओ को अचानक हवा में मौत की गंध महसूस होती है। उसका चेहरा बदल जाता है। वो घबराकर चिल्लाने लगती है और पूरी ताकत से कांग को उसकी कार से दूर खींचने लगती है। आप बहुत बड़े खतरे में हैं, अभी यहाँ से हटिए। कांग उसे पागल समझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसी समय सूरज धीरे धीरे गायब होने लगता है और दोपहर का आसमान अचानक अजीब डरावने अंधेरे में डूब जाता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। अचानक सीओ अपनी हैरान कर देने वाली ताकत से सिक्योरिटी गार्ड्स की पकड़ तोड़ देती है और कांग को जोर से धक्का देकर एक तरफ गिरा देती है। ठीक उसी सेकंड ऊपर छत से एक विशाल ढांचा नीचे गिरता है और सीधे कांग की कार की छत को पूरी तरह कुचल देता है। दूसरी बार सीओ उसकी जान बचा चुकी थी। बेहोशी की हालत में सीओ सपना देखती है कि वो फिर से महल में वापस आ गई है। राजा उसके साथ प्यार से हंस रहा है और उसे एक हर्बल दवा पीने के लिए दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कटोरे पर पड़ती है, वो डर से जम जाती है। वो वही कटोरा था जिसमें उसे उसकी फांसी वाले दिन जहर दिया गया था। सीओ डरकर पीछे हट जाती है, कटोरा तोड़ देती है और कांपती आवाज में उससे विनती करती है, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाइए। अचानक वो कांग की आवाज सुनकर झटके से जाग जाती है। उसकी नजरें लाल फूलों के गुलदस्ते पर टिक जाती है और जहर वाला दुस्वप्न अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो कांग के साथ बैठी होती है। कांग सीधा सवाल पूछता है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि खतरा आने वाला है? सीओ बिना हिचकिचाहट जवाब देती है, हमलों और साजिशों को होने से पहले पहचानने का मुझे सालों का अनुभव है। महल में अनगिनत दुश्मनों के बीच जीते जीते वो चलते फिरते आपदा चेतावनी सिस्टम जैसी बन चुकी थी। लेकिन शुक्रिया कहने की जगह कांग और ज्यादा शक करने लगता है। उसके हिसाब से इतने सारे संयोग अब बहुत ज्यादा हो चुके थे। वो उस पर आरोप लगाता है कि शायद वो पूरी साजिश का हिस्सा है और उन लोगों के साथ मिली हुई है जो उसकी हत्या करना चाहते थे। ये सुनकर सीओ का गुस्सा फट पड़ता है। वो तीखे अंदाज में जवाब देती है, अगर मुझे आपको नुकसान पहुंचाना होता तो मैं बिना कोई योजना बनाए उसी पल कर देती। लेकिन आखिर में कांग उसे ठंडेपन से नजरअंदाज कर देता है और सिक्योरिटी उसे जबरदस्ती बाहर छोड़ आती है। सीओ तुरंत पछताने लगती है कि उसने उसकी जान बचाई ही क्यों। लेकिन बाहर उसे ह्यून इंतजार करता हुआ मिलता है। कांग के आदेश पर वो उसे घर छोड़ने आया था। कार के अंदर बैठते ही सीओ सीट बेल्ट से डर जाती है। तेज रफ्तार से उसका सिर चकराने लगता है। वो घबराकर ह्यून से गाड़ी धीमी चलाने की विनती करती है। ह्यून हैरानी से जवाब देता है, मैडम मैं सिर्फ 20 की स्पीड पर चला रहा हूँ, आपसे तो साइकिल भी आगे निकल जाएगी। उधर कांग के दादा के जन्मदिन की दावत में हमें एक ऐसा परिवार दिखाई देता है जो बाहर से प्यार दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर नफरत से भरा हुआ है। सब लोग प्यार का नाटक कर रहे हैं जबकि उनके अंदर नाराजगी उबल रही है। कांग के दादा सबके सामने टॉम की तारीफ करते हैं, उसे परिवार का इकलौता वफादार इंसान बताते हैं और यही से 17 साल पुरानी याद सामने आती है। उस समय दादा को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उनकी सारी बेटियों ने दान देने से बचने के लिए बहाने बना दिए थे। किसी ने कहा वो बच्चे को दूध पिला रही है, किसी ने अपनी अस्थमा की बीमारी का बहाना बनाया। लेकिन टॉम जो उस वक्त सेना में था, उसने बिना एक पल गवाए अपना लिवर दान करने के लिए हाँ कर दी। तभी से दादा हर वक्त बेटियों के सिर पर टॉम के इस बलिदान का एहसान लादे रखते हैं और उन्हें दिन रात मुस्कुराते रहने का आदेश देते हैं। सीओ एक पुराने टूटे फूटे बोर्डिंग हाउस के सामने उतरती है। अपने पुराने शाही महल से उसकी तुलना करते ही उसे ये जगह किसी मुर्गियों के दड़बे से ज्यादा कुछ नहीं लगती। रिसेप्शनिस्ट उसे देर से आने के लिए डांटता है क्योंकि वो अपनी दादी से मिलने में लेट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, बूढ़ी दादी उसे गर्मजोशी से गले लगा लेती है और अपने हाथ का बना खाना उसके सामने रख देती है। सीओ को हर इंसान पर शक करने की आदत है, लेकिन दादी के हाथों पर मेहनत के निशान देखकर उसका दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। खाना लगभग खाने लायक भी नहीं था, फिर भी सीओ उनकी भावनाएं आहत ना हो इसलिए एक एक निवाला खत्म कर देती है। जबकि वही रिसेप्शनिस्ट पेट खराब होने का बहाना बनाकर वहां से भाग निकलता है। उधर दादा के घर पर टॉम अपना फरिश्ता बनने वाला नाटक जारी रखता है। वो कांग के देर से आने के लिए भी बहाने बनाता है, लेकिन जैसे ही कांग वहां पहुंचता है, वो टॉम का स्वागत बर्फ जैसी ठंडी बेरुखी से करता है। साफ दिख रहा था उसे टॉम की जरूरत से ज्यादा मीठी अच्छाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कांग ह्यून को आदेश देता है, सबसे ज्यादा नजर परिवार पर रखो, यही लोग ढोंग के असली उस्ताद है। साथ ही वो सीओ पर भी 24 घंटे नजर रखने का आदेश देता है। वो अब भी मानता है कि उसकी जिंदगी में सीओ का अचानक आना किसी सोची समझी योजना का हिस्सा है।
वापस बोर्डिंग हाउस में दादी गर्व भरी नजरों से सीओ को विदा करती है और जाते जाते उसके हाथ में कुछ पैसे भी थमा देती है। पहली बार सीओ को किसी का सच्चा निस्वार्थ प्यार और चिंता महसूस होती है। फिर वो अपने कमरे में लौटती है, एक ऐसा कमरा जो माचिस की डिबिया से भी मुश्किल से बड़ा था। अंदर घुसते ही उसकी रिसेप्शनिस्ट से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कमरे की खिड़की किसी खूबसूरत नजारे की जगह एक अंधेरी हवा वाली तंग जगह की तरफ खुलती थी। रिसेप्शनिस्ट पलटकर ताना मारता है, 2 पैसे में तुम्हें हान नदी का व्यू चाहिए क्या? लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। जैसे ही सीओ सोने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि दीवारें गत्ते जितनी पतली है। पड़ोसी जब भी दीवार पीटता, वो भी जवाब में दीवार पीट देती। धीरे धीरे पूरी हालत ढोल बजाने जैसी बन जाती है। आखिरकार पड़ोसी गुस्से में बाहर निकलता है। उसे उम्मीद थी कि सामने वही डरपोक लड़की मिलेगी जिसे वो हमेशा दबाता आया था, लेकिन इस बार सामने असली सीओ थी। वो उसकी इज्जत का ऐसा बुरा हाल करती है कि आदमी की बोलती बंद हो जाती है। ठंडी आवाज में वो कहती है, अगर पसंद नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर तीखे व्यंग्य में बोलती है, लगता है जनाब चाहते हैं कि लोग सांस लेना भी बंद कर दें ताकि इन्हें आराम से नींद आ सके। सबके सामने सीओ अपने घटिया पड़ोसी की ऐसी बेइज्जती करती है, उसे गंदगी में जीने वाला जानवर तक कह देती है। बाकी किराएदार अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं और सीओ उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में अकेले होने के बाद वो एक साधारण सी डेस्क लैंप जैसी आधुनिक चीज देखकर भी हैरान रह जाती है, लेकिन उसकी हैरानी ज्यादा देर नहीं टिकती। महल की एक डरावनी याद अचानक उसके दिमाग में लौट आती है। वो समय जब उसे लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया गया था, ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया था और पूरी नफरत के साथ उसे पीटा जा रहा था। वो खुद से वादा करती है, आज की रात के बाद वो सुरक्षित होकर सोएगी। अजीब बात यह है कि उसी रात कांग भी बिल्कुल यही दुस्वप्न देख रहा होता है। वो खुद को जोसोन युग में देखता है और एक बक्से में बंद औरत की दबे हुए चीखें सुनता है। वो ठंडे पसीने में भीगा हुआ जागता है, इस बार बार लौटने वाले सपने से परेशान होकर। दूसरी तरफ सीओ उस शरीर की असली लड़की की डायरी पढ़ती है। उसे पता चलता है कि वो लड़की बेहद डरपोक थी, जो खुद और अपनी दादी का पेट पालने के लिए खुद को हद से ज्यादा काम में झोंकती रही। उसी पल सीओ फैसला करती है, वो उस लड़की की सारी कमजोरी और उसके साथ हुए हर अन्याय का बदला चुकाएगी। अगली सुबह सीओ की नजर अचानक कोरियन युद्धों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ती है। उसे देखते ही वो रो पड़ती है। देशभक्ति की भावना इतनी तेजी से उसके अंदर उमड़ती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। वो पूरे बोर्डिंग हाउस के गलियारों में दौड़ने लगती है, हर दरवाजे को खटखटाकर लोगों को ऐसे शुभकामनाएं देने लगती है जैसे आज स्वतंत्रता दिवस हो। कुछ देर बाद जब वो कपड़े धो रही होती है, तभी उसकी खतरे को महसूस करने वाली इंद्रिया अचानक सक्रिय हो जाती है। बिना एक पल गवाए वो शानदार निशाने के साथ एक लकड़ी की छड़ी फेंकती है। छड़ी सीधा जाकर एक छिपे हुए आदमी को लगती है, जो चोरी छिपे उसका वीडियो बना रहा था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। उसी दौरान वो अपने बदतमीज पड़ोसी को फ्रिज से उसका खाना चुराते हुए पकड़ लेती है। वो सबके सामने उसकी पोल खोल देती है और शर्मिंदगी के मारे वो आदमी बोर्डिंग हाउस छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ अब टॉम का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। वो कांग का पीछा करते हुए उसके दोस्त की मेडिकल क्लिनिक तक पहुंच जाता है। वो जरूरत से ज्यादा सवाल पूछता है और अपनी कार में बैठा ऐसे मंडराता रहता है जैसे कोई साया। उधर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में सीओ कांग के लिए एक तरह का घात लगाकर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कांग उसे देखता है, वो अपने पुराने घमंडी अंदाज में वापस आ जाता है। सीधे मुद्दे पर आओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लेकिन सीओ बिल्कुल नहीं हिलती। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी निजी बॉडीगार्ड बनना चाहती हूँ। कांग उसे पूरी बेरुखी से टाल देता है। वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल सीओ उसके पैर की पिंडली पर इतनी तेज लात मारती है कि दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। फिर वहां से जाते जाते वो आखिरी चेतावनी देती है, अब मैंने आपको अपना लक्ष्य बना लिया है। बाद में सीओ शमन के पास जाती है और लगभग जबरदस्ती उससे कुछ पैसे उधार ले लेती है ताकि अपने काम निपटा सके। इसी बीच टॉम की असली क्रूरता पूरी तरह सामने आती है। उसने कांग के डॉक्टर के ऑफिस में रखे फूलदान के अंदर एक सुनने वाला डिवाइस छिपा दिया था। वो चोरी छिपे कांग के सबसे निजी मेडिकल राज सुन रहा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डायरेक्टर अब भी सीओ की परफॉर्मेंस के जुनून में डूबा हुआ है, लेकिन उसका ज्यादा काम से परेशान असिस्टेंट आखिरकार बगावत कर देता है। वो चोरी से रॉ फुटेज उठा लेता है। डायरेक्टर की मर्जी के खिलाफ वो सीओ के क्लिप्स यूट्यूब पर लीक कर देता है। वीडियो पल भर में वायरल हो जाता है। 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं और लोग उसके जहर वाले सीन की डरावनी, कच्ची और बेहद असली एक्टिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कांग की मार्केटिंग टीम वो वीडियो लेकर उसके पास पहुंचती है। वे सुझाव देते हैं कि उनकी नई कैंपेन के लिए सीओ की रातों रात मिली लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए।
लेकिन कांग अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो ये आइडिया ठुकरा देता है और कोई दूसरा प्लान मांगता है। उधर सीओ जिंदगी खुलकर जी रही होती है। वो पहली बार आधुनिक मिठाइयों, आइसक्रीम और स्नैक्स की दुनिया खोजती है। रेफ्रिजरेशन जैसी चीज उसे विज्ञान का चमत्कार लगती है, लेकिन खाने पीने में अपने सारे उधार के पैसे खर्च कर देने के बाद वो तय करती है कि अब नौकरी ढूंढने का वक्त आ गया है। हमेशा की तरह वो इंटरव्यूज में अपने शाही आत्मविश्वास के साथ पहुंचती है। जब उससे पूछा जाता है कि उसके स्किल्स क्या है, तो वो गर्व से जवाब देती है, मैं व्यापारियों की चाल पहचानने, अयोग्य लोगों को सजा देने और विद्रोहियों को झुकाने में माहिर हूँ। जाहिर सी बात है, इन जवाबों के बाद हर जगह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ जगह तो उसे साफ चेतावनी भी मिलती है कि दोबारा लौटकर मत आना। गुस्से में आकर वो नौकरी के पोस्टर फाड़ने लगती है। तभी उसका बदतमीज पड़ोसी उसका मजाक उड़ाता है, तुम्हारे जैसे गुस्सैल स्वभाव वाले इंसान को नौकरी देगा भी कौन। उसी वक्त उसके फोन पर नौकरी की एक नोटिफिकेशन आती है और वो तुरंत भाग पड़ता है, लेकिन सीओ भी उसके पीछे दौड़ जाती है और उससे तेज भागकर पहले पहुंच जाती है। आखिरकार दोनों को एक होम शॉपिंग चैनल में काम मिल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सीओ का असर जादू जैसा साबित होता है। उसकी वायरल लोकप्रियता की वजह से वो जिस भी प्रोडक्ट को हाथ लगाती या कैमरे पर दिखाती, वो सेकंडों में बिक जाता। जैसे ही वो स्क्रीन पर दिखाई देती, पूरा स्टॉक गायब हो जाता। जैसे ही कांग टीवी पर उसकी जबरदस्त सफलता देखता है, वो तुरंत ह्यून को आदेश देता है, उसे तुरंत साइन करो। अब वो एक विज्ञापन पावरहाउस बन चुकी थी। जिस चीज को वो छूती, वो तुरंत बिक जाती। शो का डायरेक्टर भी बुरी तरह बेचैन था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई दूसरा उससे पहले सीओ को कॉन्ट्रैक्ट में बांध ले। उधर ह्यून परेशान घूम रहा था, क्योंकि सीओ उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। लेकिन अब वही कांग, जिसने पहले उसे नजरअंदाज किया था, ह्यून को धमकाते हुए कहता है, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। सीओ भी अपने नियम चलाने लगी थी। वो ओवरटाइम के लिए अपनी पुरानी सैलरी से 7 गुना ज्यादा पैसे मांगती है और प्रोड्यूसर चुपचाप मान जाता है, क्योंकि वह उनके लिए सोने की खान बन चुकी थी। लेकिन फिर एक लाइव सेगमेंट के दौरान उसे एक हर्बल ड्रिंक दिया जाता है, एक ऐसे कटोरे में जो बिल्कुल उसी कटोरे जैसा दिखता था जिसमें उसे कभी जहर दिया गया था। सीओ टूट जाती है। महल की डरावनी यादें उसके दिमाग में वापस लौट आती है। वो कटोरा तोड़ देती है और बदहवास हालत में सेट से भाग जाती है। जब प्रोड्यूसर उसके पीछे पहुंचकर उसे डांटना शुरू करता है और यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक कांग वहां आ जाता है। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए उसका पता लगा लिया था और आते ही वो प्रोड्यूसर की बुरी तरह पिटाई कर देता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी समय टॉम वहां पहुंच जाता है। जैसे ही सीओ उसे देखती है, वो डर के मारे जम जाती है। तभी सच सामने आता है। टॉम का चेहरा बिल्कुल उसी राजा जैसा है जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसकी मौत का आदेश दिया था। अतीत और वर्तमान दोनों का वही खलनायक। ये सब देखकर सीओ बुरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो भागकर बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। उसके पीछे कांग भी छत पर पहुंचता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट और उसकी सेवाओं की जरूरत के बारे में बात कर सके। उसी वक्त शिकारी स्वभाव वाला टॉम फिर से उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। डर से जमी हुई सीओ तुरंत कांग से चिपक जाती है और वही शब्द बोलती है जिनका कांग कब से इंतजार कर रहा था, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए। शुरुआत फिर से जोसोन युग से होती है। सीओ बिना ये जाने कि वो असल में कौन है, एक राजकुमार के महल में हंगामा मचा देती है। महल की दासियां उसकी शरारत की सजा देने की कोशिश कर रही होती है। तभी नकाबपोश हत्यारे चुपके से महल में घुस आते हैं। उनका निशाना था प्रिंस कांग। एक हत्यारा राजकुमार के कमरे में घुसकर बिस्तर पर सो रहे आदमी पर हमला करता है, लेकिन तुरंत पता चलता है कि वो सिर्फ एक नकली आदमी था। असली प्रिंस कांग पहले से जाल बिछाकर बैठा था और अचानक सामने आकर खुद उस हत्यारे को खत्म कर देता है। बाहर कांग छत पर सीओ को देखता है और बिना देर किए उस पर भाला फेंक देता है। पहले उसे लगता है कि वो जासूस है, लेकिन सीओ जल्दी से सफाई देती है कि वो तो सिर्फ इसलिए महल में घुसी थी क्योंकि दासियां उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। तभी सीओ को एहसास होता है यही वही राजकुमार है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। उनकी बातों के बीच सीओ और हत्यारों को आते देख लेती है। वो कांग को चेतावनी देती है और पहली बार कांग उस पर भरोसा करना शुरू करता है। वो उससे वादा करता है कि बाद में उससे मिलने आएगा। कहानी फिर 2026 में लौटती है। टॉम को देखकर सीओ इतनी डर जाती है कि उसे सचमुच भूत समझने लगती है। वो सुरक्षा के लिए कांग से कसकर चिपकी रहती है, जबकि टॉम दोनों का मजाक उड़ाकर चला जाता है। कांग उसके इस अचानक बदले व्यवहार से परेशान हो जाता है, लेकिन मामला और बिगड़ जाता है जब टीवी शो की टीम उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट बंद था, सीओ नाटक करते हुए बेहोश होने का ढोंग करती है और कांग को मजबूर कर देती है कि वो उसे गोद में उठाकर वहां से निकाल ले जाए। बाद में सीओ पूछती है
क्या टॉम आपका भाई है? कांग ठंडेपन से जवाब देता है, हमारा रिश्ता अजनबियों से भी बदतर है। धीरे धीरे सीओ उसके साथ बहुत सहज होने लगती है। वो बिना पूछे उसकी कार में बैठ जाती है ताकि वो उसे घर छोड़ दे। रास्ते में सीओ को मोशन सिकनेस हो जाती है और मजेदार बात ये कि कांग उसकी हालत से ज्यादा अपनी नई कार की चिंता करता है, जिससे सीओ और भड़क जाती है। फिर भी वो चुपके से उसके लिए गैस स्टेशन से दवाई खरीदता है, हालांकि शर्मिंदगी में दिखाता नहीं। उसी दौरान टीवी स्क्रीन पर सीओ, कांग, टॉम और उनके दादा को साथ देखकर समझ जाती है कि पूरा परिवार ही खतरनाक है। भागने की कोशिश में वो गलती से कांग का बैंक कार्ड ले जाती है, क्योंकि एक कर्मचारी उन्हें कपल समझकर कार्ड उसके हाथ में दे देता है। बाद में कांग को पता चलता है कि सीओ कार्ड लेकर गायब है और उसी समय उसे ये भी मालूम पड़ता है कि टॉम ऑफिस में उसके खिलाफ खेल खेल रहा है और उसकी कंपनी में जासूस भी लगा चुका है। उधर सीओ अपने पड़ोसी से लड़ती है और बड़ी चालाकी से उसकी छुपाई हुई पेमेंट भी निकाल लेती है। इसी बीच कहानी दिखाती है कि टॉम बचपन से ही चालाक और जहरीला था। बचपन में भी वो दादा के सामने कांग को फंसाकर उसे निर्दयी साबित करता था। वर्तमान में कांग मानता है कि कमजोर लोग सिर्फ कुचले जाते हैं, इसलिए वो माफी से ज्यादा बदले में भरोसा करता है। दूसरी तरफ उसे ये सोचकर थोड़ा अपराध बोध होने लगता है कि सीओ की तबीयत सचमुच खराब थी, लेकिन जबकि वो सोच रहा होता है कि शायद सीओ भूखी घूम रही होगी, असलियत में सीओ पहली बार आधुनिक खाने पीने की दुनिया का मजा ले रही होती है। पेट भरकर खाने के बाद उसे पता चलता है कि कांग का बैंक कार्ड तो जैसे जादुई कार्ड है जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। खुशी खुशी वो 8 बैग मीठे डोन्स खरीद डालती है, बिना ये समझे कि वो उसका सारा पैसा उड़ा रही है। उधर कांग के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं, उसके अकाउंट से पैसे उड़ते जा रहे थे। सदमे में वो ह्यून को फोन करता है और पूछता है कि कार्ड फ्रीज क्यों नहीं किया गया। ह्यून शर्मिंदा होकर कहता है कंपनी के बड़े संकट में वो भूल गया। उधर सीओ मिठाइयों से भरे बैग उठाए घूम रही होती है, तभी वो अपने पड़ोसी को गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते देखती है। गुस्से में आदमी महंगा हैंडबैग फेंक देता है और सीओ उसे हवा में ही पकड़ लेती है। उसके हिसाब से किस्मत साफ कह रही थी कि बैग उसी का है। इसी दौरान कांग उसके बोर्डिंग हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, ये पूछने के लिए कि उसने उसके कार्ड से इतना पैसा कैसे उड़ा दिया। सीओ दोनों हाथों और मुंह में खाना भरे हुए पहुंचती है और मासूमियत से क्रेडिट कार्ड को जादुई कार्ड बुलाती है। कांग को उस पर थोड़ा तरस आने लगता है, उसे लगता है शायद ये सब उसका रात का खाना है। उसे क्या पता, सीओ पहले ही पूरे परिवार जितना खाना खा चुकी थी। वो अभी खाने की खुशबू सूंघते हुए भूखी दिखती है और कांग सच में सोचने लगता है कि शायद जोसोन युग में लोगों को ढंग का खाना ही नहीं मिलता था। फिर सीओ मासूम चेहरा बनाकर उसे देखती है, जैसे उम्मीद कर रही हो कि वो और खाना खिलाएगा। कांग तुरंत बोलता है, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। लेकिन कुछ मिनट बाद वही आदमी रेस्टोरेंट में उसके लिए मांस ग्रिल करता हुआ मिलता है। सीओ पूरे टेबल का सफाया कर देती है। बिल देखकर कांग हैरान रह जाता है। सीओ मुस्कुराकर कहती है कि वो रुका क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। कांग तुरंत इनकार कर देता है, मुझे सिर्फ अपनी चिंता है। लेकिन साफ दिख रहा था सीओ के मामले में उसका बर्फ जैसा रवैया धीरे धीरे टूट रहा था। उधर टॉम और दादा के बीच बातों बातों में कांग की डेटिंग की अफवाह निकलती है। दादा अचानक बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कांग हमेशा शादी की बातों से भागता रहा है। जब टॉम बताता है कि लड़की मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी है, दादा तुरंत किसी खूबसूरत एंकर या प्रोड्यूसर की कल्पना करने लगते हैं। घर लौटते समय कांग को अचानक याद आता है कि वो सीओ की दवाई देना भूल गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कितना खाया था और वो खुद को समझा देता है कि उसका पेट शायद पत्थर भी पचा सकता है। दुर्भाग्य से अब रोमांटिक गाना बजने लगता है और सीओ उसके दिमाग में छा जाती है। उसे हर जगह उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी। रात को कांग जोसोन युग का सपना देखता है जहाँ सीओ राजकुमार के महल में नौकरी मांगने आती है। राजकुमार, जिसका चेहरा बिल्कुल कांग जैसा है, उसे चेतावनी देता है कि महल के अंदर जो भी देखे कभी किसी को ना बताए। कांग अचानक रोते हुए नींद से उठ बैठता है, समझ नहीं पाता कि सीओ उसके दिमाग पर इतना असर क्यों डाल रही है। अगले दिन वो जवाब पाने के लिए अपने मनोचिकित्सक दोस्त से मिलता है, लेकिन वहाँ से भी कोई खास मदद नहीं मिलती। उधर सीओ सुपरमार्केट में काम शुरू करती है, जहाँ उसे मीठे तले हुए डोनट्स के सैंपल बांटने होते हैं, लेकिन बेचने की जगह वो खुद ही आधे से ज्यादा डोनट्स खा जाती है। उसका सहकर्मी थककर कहता है, कृपया हर जगह मेरा पीछा करना बंद करो। आखिरकार सुपरवाइजर उसे डोनट पर डोंट खाते पकड़ लेता है और बिना पैसे दिए उसे दूसरे सेक्शन में भेज देता है जब तक वो खाए हुए खाने की भरपाई ना कर दे। हैरानी की बात, सीओ फिर भी खुद को सही मानती है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में टीवी पर सन का ऐतिहासिक ड्रामा चल रहा होता है। सीओ पहले से ही सन को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसकी एक्टिंग की आलोचना करने लगती है
और अनजाने में खुद सारे सीन करके दिखाने लगती है। देखते देखते बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब उसकी एक्टिंग से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पहली बार उसे अभिनय के लिए खुलकर तारीफ मिलती है। उसी समय विज्ञापन वोटिंग रिजल्ट में सन की लोकप्रियता तेजी से गिरती दिखाई देती है। कांग अंदर ही अंदर खुश होता है और तुरंत ह्यून को सीओ का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने का आदेश देता है। उस शाम सीओ उसी लड़की का ड्रामा देखती है जिसके शरीर में उसकी आत्मा रह रही है। उसकी एक्टिंग देखकर वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो लड़की सचमुच बेहद प्रतिभाशाली थी। भावुक होकर सीओ खुद से वादा करती है कि वो उस लड़की का सफल बनने का सपना पूरा करेगी। अगली सुबह कांग ऑफिस में बैठा सीओ का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा होता है और अनजाने में उसके बारे में सोचते सोचते साइन भी कर देता है। उसी पल सीओ उसे फोन करके बड़े आत्मविश्वास से बताती है कि वो उसका ऑफर स्वीकार करने आ रही है, जैसे एहसान वही कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो कंपनी पहुंचती है, सन और प्रोड्यूसर उसे रोक लेते हैं। वे उसे किसी दूसरी कंपनी से जुड़ने से मना करते हैं। मामला तब बिगड़ जाता है जब प्रोड्यूसर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। जवाब में सीओ उसकी कलाई पर दांत गड़ा देती है। गुस्से में सन उसे थप्पड़ मार देती है और जाहिर है सीओ चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो उससे भी ज्यादा जोरदार थप्पड़ वापस मारती है और दोनों के बीच कंपनी के बीचों बीच खुली लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार कांग वहां पहुंचता है। प्रोड्यूसर झूठ बोलती है कि लड़ाई सीओ ने शुरू की थी। कांग ठंडे स्वर में कहता है, ये एक सम्मानित कंपनी है, अगर तुम्हें ढंग से व्यवहार करना नहीं आता तो निकल जाओ। लेकिन अगले ही पल सन और प्रोड्यूसर के सामने वो पूरी बाजी पलट देता है। वो सीओ का गर्मजोशी से स्वागत करता है और ऐलान करता है कि वो यहाँ उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है। कांग के सबके सामने सीओ का साथ देने के बाद सीओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। सिर्फ कुछ शब्दों में कांग उसकी वो इज्जत वापस दिला देता है जिसे सन और प्रोड्यूसर ने तोड़ने की कोशिश की थी। वो प्रोड्यूसर को ठंडे अंदाज में चेतावनी भी देता है कि चाहे तो अपनी जेब खर्च से उसकी पूरी कंपनी खरीद सकता है। बाद में ऑफिस में कांग चुपचाप उसे ठंडी स्पार्कलिंग वाटर की बोतल देता है और कहता है कि सूजे हुए गाल पर लगा ले। लेकिन सीओ हमेशा की तरह गलत समझती है और उसे पी जाती है। खराब स्वाद की शिकायत करते हुए वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट मांगती है। कांग उसे याद दिलाता है कि उसे शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन सीओ गर्व से कहती है कि वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी। फिर कांग गंभीर होकर बताता है कि उसने उसमें निवेश इसलिए किया क्योंकि उसे उसके टैलेंट और भविष्य पर भरोसा है। धीरे धीरे सीओ समझने लगती है कि वो सच में उस पर विश्वास करता है। फिर भी वो उसके उदास और अंधेरे ऑफिस की आलोचना कर देती है। जैसे ही वो पर्दे खोलती है, कांग तुरंत रोक देता है क्योंकि उसे लोग अपने वर्क स्पेस में झांकना बिल्कुल पसंद नहीं। बाद में शीशे में अपना सूजा गाल देखकर सीओ मुस्कुराती है। उसे महसूस होने लगता है कि कांग हमेशा मदद करता है, बस मानता नहीं। उसी दिन उसे एक छोटा आवारा पिल्ला मिलता है जो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। वो उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि दूर पत्थर भी फेंकती है, लेकिन पिल्ला उसे खेल समझकर वापस दौड़ आता है। दूसरी तरफ मीटिंग में आखिरकार सब लोग विज्ञापन कैंपेन में सीओ को लेने के लिए मान जाते हैं। टॉम याद दिलाता है कि वो अभी दूसरी कंपनी से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग साफ कहता है, जरूरत पड़ी तो जुर्माना मैं भरूंगा और जरूरत हुई तो कंपनी ही खरीद लूंगा। बाद में कांग अपने दादा से प्रोजेक्ट के लिए पैसों की मदद मांगता है। दादा जानते हैं कि वो काम पढ़ने पर आया है, फिर भी तुरंत मान जाते हैं। फिर एक मजेदार मुलाकात होती है। दादा एक छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मालिक उन्हें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देता। मजाक में वो सीओ की तरफ इशारा करता है और कहता है, अगर वो इजाजत दे तो साथ बैठ सकते हैं। दादा विनम्रता से सीओ से पूछते हैं, लेकिन सीओ आराम से कहती है, लाइन सबके लिए बराबर है, इंतजार कीजिए। जैसे ही दादा खाने का बिल भरने की बात करते हैं, उसका रवैया पल भर में बदल जाता है। वो तुरंत उन्हें अपना पसंदीदा इंसान घोषित कर देती है। खाते खाते दादा पूछते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उसे इतना भारी खाना क्यों पसंद है। सीओ जवाब देती है, खाने की कोई उम्र नहीं होती, जो खुशी दे वही खाना चाहिए। महंगी घड़ी और असिस्टेंट देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि आदमी अमीर है और उसी पल एक्स्ट्रा डेजर्ट ऑर्डर कर देती है। दादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो 1 घंटे से लगातार खा रही थी, लेकिन सीओ शांत भाव से कहती है कि उसे डिनर के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। बाद में पता चलता है उसने हड्डियां सिर्फ उस छोटे पिल्ले के लिए मंगवाई थी। रात को बोर्डिंग हाउस लौटते समय उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत लोहे की पाइप पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पीछा करने वाला कोई दुश्मन नहीं, वही पिल्ला था जो उसका फेंका हुआ पत्थर वापस लाया था। आखिरकार वो चोरी छिपे उसे बोर्डिंग हाउस में ले आती है, जबकि वहां जानवर रखना मना था। इसी दौरान होम शॉपिंग शो वाला प्रोड्यूसर उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर देता है और झूठ बोलता है कि हमला सीओ ने पहले किया था। लेकिन मामला गंभीर होने से पहले
कांग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो पलटकर शिकायत करने की बात करता है और बताता है कि लाइव शो में जबरदस्ती करवाए गए प्रोडक्ट्स की वजह से सीओ की तबीयत खराब हुई थी, फिर भी उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। कानूनी मुसीबत का नाम सुनते ही प्रोड्यूसर तुरंत शिकायत वापस ले लेता है। बाहर आते ही सीओ कांग को छेड़ती है कि वो साफ साफ क्यों नहीं मानता कि वो उसकी चिंता करता है, लेकिन कांग हमेशा की तरह इनकार करता है। मैं सिर्फ कंपनी की इमेज बचा रहा था। दोनों साथ चलते हुए कांग समझाता है कि उसका छोटा कमरा पिल्ले के लिए सही नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट से पहले उन्हें साफ सीमाएं तय करनी होंगी। सीओ आत्मविश्वास से जवाब देती है, एक दिन आप ही मेरे पीछे घूमते नजर आएंगे। फिर वो अचानक टॉम के बारे में पूछती है। कांग उसे साफ चेतावनी देता है, अगर टॉम तुम्हें अच्छा इंसान लगता है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बाहर से फरिश्ता दिखता है लेकिन अंदर से शैतान है। ये बातें सुनते ही सीओ को अपने पिछले जन्म का क्रूर राजा याद आ जाता है, जिसका चेहरा बिल्कुल टॉम जैसा था। उसे याद आता है कि वो राजा मनोरंजन के लिए जिंदा जानवरों का शिकार करता था, इसलिए उसने कभी एक आवारा कुत्ते को बचाने के लिए पत्थर फेंककर भगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी कोशिश में उसका पैर खुद घायल कर दिया था। वर्तमान में जैसे ही सीओ समझती है कि टॉम शायद कांग के घर नहीं आता, वो शांत हो जाती है। फिर अचानक वो पिल्ला कांग के हाथ में पकड़ा देती है। कांग तुरंत मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो कहती है मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, वो मान जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है उसे कुत्तों से एलर्जी है। फिर भी सारी रात छींकते हुए वो पिल्ले के लिए खाना, पानी और सोने की जगह तैयार करता है। अगले दिन वो ह्यून पर पिल्ला थोपने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यून अपनी बिल्ली का बहाना बनाकर मना कर देता है। उधर सीओ एक महंगे रेस्टोरेंट में सन और प्रोड्यूसर से मिलती है और हमेशा की तरह सबको अपनी खाने की क्षमता से शर्मिंदा कर देती है। प्रोड्यूसर उसे लीड रोल देकर कॉन्ट्रैक्ट न तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सीओ को खाने से फुर्सत ही नहीं। बाद में वो सोचती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मात्रा इतनी कम थी कि सजावट जैसी लग रही थी। कुछ समय बाद सीओ कांग को धन्यवाद देने के लिए एक चिट्ठी लिखती है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होने की वजह से पूरी चिट्ठी पुराने हाजा अक्षरों में लिख देती है। अगले दिन दोनों कंपनियों के साथ काम जारी रखने का फैसला करने के बाद वो पूरे ऑफिस में कांग के पीछे घूमती रहती है। फिर दिल से उसे धन्यवाद कहती है और बोलती है, इसे सोने से पहले पढ़ना। रात को कांग बड़ी मुश्किल से चिट्ठी पढ़ पाता है। असल में वो सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू नोट था, लेकिन फिर पिल्ला लिफाफा गिरा देता है और अंदर बनी छोटी सी ड्राइंग दिख जाती है, जिसमें सीओ ने उसे अपना शानदार सपोर्टर लिखा था। कांग उसे गलत पढ़ लेता है और समझ बैठता है कि लिखा है, मेरे प्रिय। बस फिर क्या था, बेचारा सीधा कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच जाता है। उसे मैं पसंद हूँ। अगले दिन वो अजीब तरीके से पूछता फिरता है कि किसी को कभी लव लेटर मिला है या नहीं। उधर सीओ पिल्ले के लिए छत पर छोटा सा घर किराए पर लेती है। इसी बीच कांग एलर्जी के बावजूद पिल्ले से जुड़ने लगता है और मन ही मन मानता है कि अगर वो चला गया तो उसे उसकी याद आएगी। दूसरी तरफ टॉम अपनी जलन छिपाने की कोशिश करता है। रिपोर्टर्स के सामने वो कांग की माँ का अपमान करता है। इस बार कांग खुद को नहीं रोकता और सबके सामने उसे मुक्का मार देता है। उधर सीओ अपनी दादी से मिलने जाती है। पुरानी तस्वीरें देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन अचानक कर्ज वसूलने वाले लोग घर में घुस आते हैं, दादी को धक्का देते हैं और बस सीओ का गुस्सा फट पड़ता है। वो एक गुंडे का हाथ तोड़ देती है और बाकी सबकी धुनाई शुरू कर देती है। पूरा माहौल एक्शन फिल्म बन जाता है। इसी अफरातफरी के बीच कांग वहां पहुंचता है और सबसे पहले पूछता है, तुम ठीक हो? दादा भी पहुंच जाते हैं और सीओ की खतरनाक फाइटिंग स्किल्स देखकर दंग रह जाते हैं। सीओ खुश होकर बताती है कि अब उसे पिल्ले को वापस ले जाने का तरीका मिल गया है, लेकिन कांग झूठ बोल देता है कि उसका असली मालिक मिल चुका है, क्योंकि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। जब सीओ उसे दुनिया का सबसे अच्छा सपोर्टर कहती है तो वो घबरा जाता है, लेकिन माहौल खराब तब होता है जब दादा पूछते हैं कि वो सीओ को पहचानने का नाटक क्यों कर रहा है। कांग झेंपते हुए बोल देता है, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उस पर तरस खाकर मदद करता हूँ। ये शब्द सीओ को उम्मीद से कहीं ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं। उसी रात दादी अचानक उससे पूछती है, तुम हो कौन? और इससे पहले कि सीओ संभल पाती, उसकी मुलाकात टॉम से हो जाती है। टॉम उसे एक सौदा ऑफर करता है, अगर तुम कांग की गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को आरामदायक जिंदगी दूंगा। उसी पल सीओ को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि टॉम सिर्फ चेहरे से नहीं, स्वभाव से भी उसी पुराने क्रूर राजा जैसा है। ये सब उसके पुराने जख्म फिर खोल देता है। वो बोर्डिंग हाउस लौटकर गुस्से और दर्द में पिल्ले का बनाया घर तोड़ देती है और खुद का हाथ भी घायल कर लेती है। तभी कांग उसके सामने आकर धीरे से पूछता है, क्या तुम रो रही थी? उन्हें पता नहीं था, लेकिन दूर कार में बैठा टॉम सब कुछ देख रहा था। कांग उससे माफी मांगता है, लेकिन सीओ गुस्से में उसे जाने को कहती है, क्योंकि उसकी आंखें साफ बता रही थी
कि उसके दिल में भावनाएं हैं। लेकिन पहली बार कांग अपने दिल से भागता नहीं, वो उसके पास रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो सच में समझना चाहता था कि उसके दिल में सीओ के लिए क्या बढ़ रहा है। कांग खुद को रोक नहीं पाया। वो हमेशा तर्क और सख्त भावनात्मक नियंत्रण से जीने वाला इंसान था, लेकिन सीओ ही अकेली थी जो उसके दिमाग और दिल दोनों को हिला सकती थी। ये सुनते ही सीओ तुरंत उसका दिल धड़क रहा है या नहीं ये देखने के लिए उसका सीना छूती है, लेकिन उसे निराशा होती है, क्योंकि बाहर से वो अब भी शांत लगता है। उसे क्या पता था, उसी एक छोड़ ने कांग का बचा खुचा कंट्रोल तोड़ दिया। वो साफ कहता है, उसकी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, अपने लोग या दुश्मन। दोस्ती और प्यार के बीच की धुंधली जगह के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। फिर वो सीधा बोल देता है, अब से मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें डेट करूंगा। ऊपर से अपने अमीर खानदान, हैंडसम चेहरे और हैसियत का भी जिक्र कर देता है, जैसे वो खुद एक इनाम हो। लेकिन सीओ खुलकर कह देती है, मेरे मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है। कांग को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो दोबारा कहती है कि उसने उसे कभी एक मर्द की तरह देखा ही नहीं, तभी बारिश रुक जाती है। सीओ तुरंत अंदर भाग जाती है और कांग बारिश में अकेला खड़ा रह जाता है, शर्मिंदा और रिजेक्शन स्वीकार ना कर पाने की हालत में। वो अंदर जाकर उसे फिर गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ साफ बोल देती है, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। इस जिंदगी में मैंने कसम खाई है कि किसी मर्द से प्यार नहीं करूंगी। ये शब्द उसके अहंकार पर सीधी चोट थे, लेकिन सच ये था, अंदर ही अंदर सीओ खुद भी उस गले मिलने से घबरा गई थी। उसका दिल भी तेज धड़क रहा था। वो बस अपनी असली भावनाएं छिपा रही थी। अगले दिन रिजेक्शन की जलन अब भी कांग के अंदर थी। ऊपर से किसी ने उसकी पसंदीदा गाड़ी पर खरोंच मार दी। ऑफिस पहुंचकर उसका मूड इतना खराब था कि उसने सब पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी की छुट्टी कैंसिल कर दी, कर्मचारियों को बातें करते देखा तो ब्रेक एरिया हटाने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ कंपनी के चेयरमैन टॉम की तारीफ कर रहे थे और उसे वारिस बदलने पर सोचने को कह रहे थे। मौका देखते ही टॉम ने चेयरमैन के निजी वकील को पैसे देकर गुप्त दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश की। उधर सीओ को अपने नए रोल का शेड्यूल मिलता है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती। बुरी नजर और डर दूर करने के लिए वो गाय के खून से एक तरह का शुद्धिकरण अनुष्ठान करती है। असल में उसका ये डर उसके पिछले जीवन के घावों से जुड़ा था। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, उसके पिता ने कर्ज चुकाने के लिए उसे बेच दिया था। एक औरत ने प्यार से उसे मिठाई खिलाई तो उसे लगा पहली बार जिंदगी में कोई अपना मिला है, लेकिन वही औरत बाद में उसे और महंगे दाम पर बेच देती है। यहाँ तक कि खरीदार को उसे वेश्यालय ले जाने के लिए भी उकसाती है। अंधेरे गोदाम में बंद रहने और भागने में नाकाम होने के बाद सीओ ने कसम खाई थी, अब वो सिर्फ खुद पर भरोसा करेगी। इस जिंदगी में उसका भगवान सिर्फ एक था, पैसा। उसका सपना था अमीर बनना और सम्मान से जीना। दूसरी तरफ कांग जिम में गुस्सा निकालने जाता है, लेकिन दिमाग में अब भी सीओ ही चल रही होती है। उसी बीच उस पर एक नया आरोप लग जाता है कि उसने एक छोटी कंपनी को दबाव डालकर खरीद लिया, लेकिन सच उल्टा था। पुराने डायरेक्टर ने घटिया सामान इस्तेमाल किया था और कंपनी खरीदने के बाद कांग को खुद अरबों का नुकसान हुआ था। इस बार वो चुप नहीं बैठता। वो मीडिया में सबूत निकलवा देता है कि पुराने डायरेक्टर ने कर्मचारियों का बोनस जुए में उड़ाया था और सामान भी बदला था। फिर भी उसे इंसानों की स्वार्थी सोच से घिन आने लगती है। तभी उसे याद आता है, कभी सीओ ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान कहा था, लेकिन उसके प्यार के इजहार के बाद वही लड़की अचानक बदल गई। वो सोचने लगता है, कहीं ये उसे फंसाने का खेल तो नहीं। आखिरकार अपनी शान एक तरफ रखकर वो सलाह मांगता है कि मुश्किल लड़की को कैसे पटाया जाए। जवाब मिलता है, जो लड़की दूर भागे उसके पीछे लगातार आगे बढ़ो, ताकि उसके पास पीछे हटने की जगह न बचे। बस कांग यही तरीका अपनाने का फैसला कर लेता है। उधर सीओ अब पहले जैसी एक्स्ट्रा या नौकरानी नहीं रही थी। वो एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी। सेट पर यून जी ही उसका मजाक उड़ाती है कि वो सिर्फ रखेल का रोल कर रही है, जबकि खुद रानी बनी हुई है। इसी बीच कांग पूरी तैयारी के साथ आता है, महंगी गाड़ी, परफेक्ट कपड़े, सब कुछ, क्योंकि वो सीओ को इम्प्रेस करना चाहता था। शूटिंग से पहले सीओ नोटिस करती है कि एक नौकरानी को बहुत आलीशान हेयर पिन पहनाई गई है। वो तुरंत असिस्टेंट डायरेक्टर को सुधारती है। इतिहास में महल की नौकरानियां ऐसे गहने नहीं पहनती थी। जब यून जी ही देखती है कि ध्यान सीओ की तरफ जा रहा है, तो वो सबके सामने आरोप लगा देती है कि उसे रोल बैकडोर कनेक्शन से मिला है। सीओ गुस्से में होती है, लेकिन खुद को रोकती है और मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन अपनी सफलता से सबको चुप करा देगी। शूट खत्म होने के बाद पूरा स्टाफ अचानक उसे धन्यवाद देने आता है। कारण, किसी ने पूरे सेट के लिए कॉफी ट्रक भेजा था। उसके नाम से वो तुरंत पूरे सेट का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। फिर एक हैंडसम आदमी उसके साथ फोटो लेने आता है और वो देखकर चौंक जाती है। वो कांग था। तभी उसे पता चलता है
कॉफी ट्रक भी उसी ने भेजा था। उधर यून जी ही जलन से जल रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लॉक कर चुका था और अब सीओ को मिल रहा ये ध्यान उसे और परेशान कर रहा था। जब सीओ पूछती है कि वो आखिर चाहता क्या है, कांग सीधे कहता है, मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा। उसकी ईमानदार नजरें देखकर सीओ का दिल एक पल के लिए डगमगाता है, लेकिन वो फिर भी ठंडेपन से बोलती है, अगले जन्म में भी या हमेशा के लिए भी मेरे दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं होगी। इतना कहकर वो कार से उतर जाती है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो सिर्फ अपने बेकाबू दिल को शांत करने भाग रही थी। दूसरी बार रिजेक्ट होने के बाद कांग का अहंकार टूट चुका था। गुस्से में वो गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता उसके हाथ में थमाता है और तेजी से गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में रेड लाइट पर उसकी गाड़ी को पीछे से हल्की टक्कर लगती है। बाहर निकलकर देखता है, वही लड़की थी जिससे वो पहले सूट शॉप में मिला था। लड़की तुरंत माफी मांगती है, अपना कार देती है और इलाज व कार रिपेयर का पूरा खर्च उठाने की बात कहती है। उस रात कांग अपने दादा के साथ डिनर पर जाता है। चेयरमैन काफी समय से उसके लिए ब्लाइंड डेट प्लान कर रहा था, लेकिन जैसे ही कांग सामने बैठी लड़की को देखता है, वो लगभग सदमे में पड़ जाता है। वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले उसकी कार को टक्कर मारी थी। कॉफी गिरने से लेकर कार एक्सीडेंट तक सब कुछ उसके दादा की प्लानिंग निकली, लेकिन कांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह देता है, मैं किसी भी हालत में ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। पूरी रात सीओ सो नहीं पाती। कांग का इजहार बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता है। वो खुद को समझाती रहती है, इस जिंदगी में उसे अपने दिल को बंद रखना है, प्यार में पड़ना नहीं, खुद को बचाना सबसे जरूरी है। उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है। तब एक दरबारी लड़की होने के दौरान वो भी कांग से प्यार करने लगी थी। एक दिन राजा के डर से मरे छोटे कुत्ते को दफनाते समय सिर्फ कांग ही उसके साथ खड़ा था। उसने उस छोटी जान के लिए दुआ की, जंगली फूल तोड़कर उसे दिए, लेकिन राजा की बातों से डरी हुई सीओ घबरा जाती है और फूल जमीन पर फेंक देती है। कांग उसे दोष नहीं देता। वो चुपचाप फूल उठाकर कुत्ते की कब्र पर रख देता है, फिर एक लाल फूल उसे देता है ताकि उसके दिल का दुख थोड़ा हल्का हो जाए और शायद दोनों सच्चे दोस्त बन सके। वर्तमान में कांग के दिए गुलाबी फूलों को देखते हुए उसका दिल फिर बेचैन होता है। उसी समय वो कुछ लड़कियों को यून जीहो की खूबसूरती और एक्टिंग की तारीफ करते सुनती है और जलकर बोल पड़ती है, इतना मेकअप हटाओ, फिर देखेंगे कितनी सुंदर लगती है। तभी फोन आता है, अगले दिन जेजू आइलैंड शूट के लिए उसे यून जीहो की टीम के साथ जाना होगा। बस नाम सुनते ही वो साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ लगातार झटकों की वजह से कांग को भयंकर अनिद्रा हो जाती है। डॉक्टर उसे नींद की दवा देता है, लेकिन एक चालाक नर्स दवा बदल देती है। उधर सीओ बाग ग्वांग नाम को 3 गुना सैलरी देकर अपना असिस्टेंट बना लेती है और वो तुरंत मान जाता है। पहली बार प्लेन में बैठकर उसे एहसास होता है, 300 साल बाद भी दुनिया नहीं बदली। आज भी लोगों की जगह उनके बटुए की मोटाई तय करती है। उसी फ्लाइट में कांग भी मौजूद होता है। सोने के लिए वो डॉक्टर की दी हुई दवा खाता है, लेकिन दवा निगलते ही उसका शरीर अजीब तरह से गर्म होने लगता है। उधर इकोनॉमी क्लास में बैठी सीओ पहले से ही चिड़चिड़ी थी। तभी फ्लाइट अटेंडेंट मेडिकल हेल्प मांगते हैं। खुद को कुशल वैद्य समझने वाली सीओ तुरंत मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन मरीज को देखते ही लगभग बेहोश हो जाती है। वो कांग था। घबराहट में वो फर्स्ट एड के सारे नियम भूल जाती है। वो उसके चेहरे पर पानी डालती है, थप्पड़ मारती है, कॉलर पकड़कर चिल्लाती है, उठिए, मरिए मत। आखिरकार कांग आंखें खोलता है, लेकिन सिर्फ चूहे का जहर बोलकर फिर बेहोश हो जाता है। क्रू तुरंत डिफिब्रिलेटर लाता है। सीओ रोते हुए उससे विनती करती रहती है, उसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन जैसे ही मशीन चलती है तेज करंट उसे भी लग जाता है और वह भी बेहोश हो जाती है। इससे पहले कांग को मजबूरी में एक ब्लाइंड डेट पर भेजा गया था, लेकिन हमेशा की तरह वो लड़की के साथ बेहद ठंडा व्यवहार करता है। वो उसे कॉफी से तुलना करके कहता है, देखने में अच्छी लेकिन पीने में अजीब। अपमानित होकर लड़की उसका पीछा करती है, लेकिन वो साफ कह देता है, इतनी चिपकू मत बनो, अपनी जवानी मेरे जैसे आदमी पर बर्बाद मत करो। उसके दिल में सिर्फ सीओ थी। अस्पताल में आग खुलते ही सीओ को सफेद कमरा देखकर लगता है कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन बाग ग्वांग नाम की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर समझ जाती है वो अभी जिंदा है। उसका पहला सवाल होता है, कांग कैसा है? डॉक्टर बताते हैं, ड्रग पॉइजनिंग की वजह से उसे अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। उधर कांग भी डॉक्टर से सबसे पहले उसी की हालत पूछता है। हियन को शक होता है कि इस जहर कांड के पीछे सीओ हो सकती है, क्योंकि उसके आने के बाद से ही मुसीबतें बढ़ी है, लेकिन कांग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ होंग बुसान नकली चिंता दिखाते हुए फोन करती है, लेकिन बाग ग्वांग नाम खुलकर चिढ़ जाता है। उधर चेकअप के बाद सीओ जल्दी वीआईपी फ्लोर पर कांग का कमरा ढूंढने पहुंचती है। कांग उसे रिसेप्शन पर पूछते हुए पकड़ लेता है। उसे देखकर सीओ को राहत मिलती है कि वो ठीक है,
लेकिन जब वो बहाना बनाती है कि बस यूं ही इधर आ गई थी, कांग तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि इमरजेंसी रूम पहली मंजिल पर था और वीआईपी रिकवरी रूम चौथी मंजिल पर। मतलब वो सच में उसकी चिंता में आई थी। आखिरकार वो मानती तो है, लेकिन फिर भी कहती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा भविष्य भी खराब हो जाता। ये सुनकर कांग थोड़ा निराश हो जाता है। तभी डॉक्टर आकर कहता है वो डिस्चार्ज हो सकता है। सीओ का ध्यान उसके विशाल वीआईपी कमरे पर चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अस्पताल में भी इतना बड़ा कमरा हो सकता है। टीवी पर म्यूजिक वीडियो देखकर वो खुशी से आवाज तेज कर देती है। कांग तुरंत रिमोट छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरे मरीज परेशान हो सकते थे। रिमोट खींचातानी में वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं और तभी हियन कमरे में घुस आता है। दोनों तुरंत अलग होकर सफाई देने लगते हैं। सीओ के जाते ही कांग भी तुरंत डिस्चार्ज होने की जिद पकड़ लेता है। उसे यकीन था इस जहर कांड के पीछे उसका प्यारा कजिन टॉम ही है। एडिटेड वीडियो से लेकर अफवाहें फैलाने तक उसे पूरा यकीन था, हर चाल उसी की थी। इसलिए अब वो तय कर चुका था, इस कांटे को जड़ से निकालना पड़ेगा। उधर टॉम अपनी सेक्रेटरी को आदेश देता है कि एयरलाइन को पैसे देकर खबर फैलवाई जाए कि कांग फ्लाइट में बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसका मकसद साफ था, कंपनी के शेयर नीचे गिराने थे। और अब जबकि दोनों को एक दूसरे की चालों का अंदाजा हो चुका था, टॉम भी साफ ऐलान कर देता है ये लड़ाई आखिर तक चलेगी। जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली, सीओ को सीधे कमर्शियल शूट के सेट पर जाना पड़ा, क्योंकि डेडलाइन बहुत पास थी। संयोग से उस शूट का मुख्य स्पॉन्सर कांग ही था, इसलिए बिना झिझक वो उसकी कार में बैठ गई। रास्ते में सीओ सुन लेती है कि हियन के पेट में दर्द है। अपनी आदत के मुताबिक वो तुरंत बातें जोड़ने लगती है। एक आदमी हाल ही में बेहोश हुआ था और दूसरा अब पेट दर्द से परेशान था। उसके लिए ये किसी पुराने जमाने की महामारी जैसा लगने लगा। बस फिर क्या था, वो कांग से ऐसे दूरी बनाने लगती है जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। कांग समझाता रहता है कि ये सिर्फ साधारण दस्त है, लेकिन सीओ फिर भी दूरी बनाए रखती है। वो हियन को सलाह तक दे डालती है, अगर दस्त है तो अमरूद के पत्तों की चाय पीजिए। ये देखकर कांग उसका मजाक उड़ाता है कि वो हमेशा दूसरों के मामलों में नाक घुसाती रहती है। अपनी भलाई की कदर न होते देख सीओ शिकायत करती है कि कांग हर वक्त उसे परेशान करता रहता है। उधर घर पर चेयरमैन नकली होने वाली बहू माही का स्वागत कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात कांग की दो चालाक बुआओं से होती है। दोनों औरतों की नजरें देखकर माही तुरंत मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेती है। रिसोर्ट जाते हुए सीओ को अचानक टॉम की बातें याद आती है और उसे सच समझ आने लगता है। असल निशाना वो नहीं थी, निशाना कांग था। उसे शक होने लगता है कि कांग को जानबूझकर जहर दिया गया था, लेकिन जब वो पूछती है, कांग साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हियन बार बार उस नर्स को फोन कर रहा था, लेकिन डर के मारे वो कॉल नहीं उठा रही थी। उसे पता था दवा बदलने का सच एक दिन सामने आ जाएगा, लेकिन टॉम उसे भरोसा देता है, घबराओ मत, मेडिसिन रूम में कोई कैमरा नहीं है। फिर वो उसे ढेर सारे पैसे देकर कुछ समय के लिए विदेश भेज देता है। जब सब लोग जेजू आइलैंड के रिसोर्ट पहुंचते हैं, कांग सीओ को समुद्र दिखाने ले जाता है। समुद्र की विशालता देखकर वो दंग रह जाती है। उसके पुराने समय में इतनी दूर जगहों पर सिर्फ गद्दारों को निर्वासित किया जाता था, लेकिन आज यही जगह लोगों की पसंदीदा हीलिंग डेस्टिनेशन बन चुकी थी। वो गहरी सांस लेती है और किस्मत का शुक्रिया करती है कि उसे इस दौर में जीने का मौका मिला। बाग गुआंग नाम सोशल मीडिया के लिए फोटो खींचने में लगा होता है। तभी उसे पता चलता है कि यून जी हो भी जेजू में है। अपनी आइडल को देखकर वो खुशी से पागल होने लगता है। उधर हियन समुद्र किनारे सीओ और कांग को देखता रहता है, जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा हो। सीओ बच्चों की तरह समुद्र किनारे खेलती है, नए पत्थर उठाती है, यहाँ तक कि समुद्र का पानी चखकर खुद हैरान हो जाती है कि ये इतना नमकीन क्यों है। और पूरे समय कांग की नजरें उसी पर टिकी रहती है। रात को यून जी हो होटल पहुंचती है और संयोग से सीओ की टीम को देख लेती है। जब वो सीओ को बाग गुआंग नाम से लड़ते हुए देखती है और उसे याद आता है कि उसने पहले उसे किसी सुपरकार वाले आदमी से फूल लेते देखा था, तो वो तुरंत मान बैठती है कि बाग गुआंग नाम ही उसका शुगर डैडी है। लेकिन अगले ही पल बाग गुआंग नाम उसे देखकर फैनबॉय की तरह उछलता हुआ आता है और यून जी हो खुद सोच में पड़ जाती है, कौन सा सीईओ किसी साधारण एक्ट्रेस को देखकर इतना उत्साहित होता है। उधर होंग बुसान पहले ही बता चुकी थी कि अगले दिन के शूट की थीम जेजू आइलैंड की देवी होगी। सीओ को हल्के थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनने होंगे। उसे लगा था सीओ विरोध करेगी, इसलिए उसने समझाया कि ये देवी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, शर्माने जैसी बात नहीं। थोड़ा सोचने के बाद सीओ मान जाती है। उसके लिए बूढ़ी होने पर ये एक खूबसूरत याद बनेगी। अगली सुबह कांग बहुत जल्दी सेट पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद सीओ हरे रंग की खुली नेकलाइन वाली ड्रेस में सामने आती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे किसी कहानी की परी।
कांग की नजरें उससे हटती ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो आसपास के मर्दों को उसे घूरते और बातें करते देखता है, उसकी जलन जाग उठती है। वो तुरंत कहता है, कपड़े बदलो, लेकिन अगला आउटफिट उससे भी ज्यादा रिवीलिंग निकलता है। अब तो वो और भड़क जाता है। जो भी ड्रेस दिखाई जाती, वो बस सिर हिलाकर कहता, डिजाइन बहुत खराब है। सीओ गुस्से में सोचती है, इसके दिमाग में सिर्फ गंदी बातें भरी है। यहाँ तक कि होंग बुसान भी परेशान होकर पूछ बैठती है, आखिर दिक्कत क्या है? कांग बहाना बनाता है, मॉडल इतनी ज्यादा ध्यान खींच रही है कि प्रोडक्ट ठीक से दिख ही नहीं रहा। आखिर में वो ऐलान कर देता है, अब से कपड़े मैं चुनूंगा, मेरी मंजूरी के बिना शूट शुरू नहीं होगा। इसी बीच कांग के लोग उस नर्स के घर पहुंचते हैं जिसने दवा बदली थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अंदर नर्स ठंडी फर्श पर मरी पड़ी थी। उसके पीछे टॉम का आदमी खड़ा था, जिसने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जब टॉम को ये खबर मिलती है, वो खुश हो जाता है। उधर सीओ डिनर पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी घबराकर उसके पास आता है। वो कहता है उसका पोता कहीं खो गया है और मदद की भीख मांगता है। बाकी सब लोग खाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। बाग गुआंग नाम बार बार सीओ को फोन करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। कांग तुरंत बेचैन हो जाता है। वो होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और पता चलता है कि सीओ उस बूढ़े आदमी के साथ गहरे जंगल में चली गई है। उधर काफी देर तलाश करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और अंधेरा हो चुका था। सीओ को लगने लगता है कुछ गड़बड़ है। आदमी दिखने में 70-80 साल का था, लेकिन खुद को 50 का बता रहा था। उसे शक होने लगता है कि शायद बूढ़े की नीयत खराब है। तभी अचानक उसका पोता सामने आ जाता है। असलियत में वो बूढ़ा होटल का लॉबी मैनेजर था, जिसे अल्जाइमर था। लेकिन दादा पोते के जाने के बाद सीओ खुद अंधेरे जंगल में रास्ता भटक जाती है। चारों तरफ जानवरों जैसी आवाजें गूंजने लगती है। घुप अंधेरा, पुराने डर सब वापस लौट आते हैं। घबराकर वो जमीन पर बैठ जाती है और तभी दूर से एक गर्म रोशनी उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। वो कांग की टॉर्च थी। उसे देखकर जैसे कांग को अपनी सबसे कीमती चीज वापस मिल गई हो। वो बिना सोचे उसे कसकर गले लगा लेता है। उसके हाथ की छिली हुई हथेली देखकर वो सचमुच घबरा जाता है और डांटना शुरू कर देता है। वो गुस्से में कहता है, हर वक्त दूसरों के मामलों में पड़कर खुद को खतरे में डालना बंद करो। लेकिन सीओ उसके इस कठोर प्यार को समझ नहीं पाती। उसे लगता है वो उससे नफरत करता है और उसे बोझ समझता है। टूटा हुआ दिल लेकर वो सीधा कह देती है, अब से मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। डिनर पार्टी में लौटने के बाद सब लोग मजे से खाना खा रहे थे, जबकि दोनों एक कोने में चुप बैठे थे। कुछ देर बाद होटल स्टाफ सीओ का शुक्रिया अदा करने आता है। उसने उनके दादा की मदद की थी, इसलिए हर टेबल को एक बोतल वाइन दी जाती है। सब जोर देकर कहते हैं, पहली बोतल वही खोले। भीड़ की खुशियां सुनकर उसका मूड फिर से बेहतर हो जाता है। वो 500 साल पुरानी स्टाइल का खास ड्रिंक बनाकर सबको पिला देती है। पूरी पार्टी के दौरान कांग की नजरें कैमरे की तरह सिर्फ उसी पर टिकी रहती है। खुद को 1000 प्याले पीने वाली समझने वाली सीओ लगातार पीती जाती है, क्योंकि वो दिन भर का दर्द भूलना चाहती थी। पार्टी के बाद कांग उसकी मदद करने आता है, लेकिन नशे में धुत सीओ उस पर ही चिल्लाने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जिंदगी रीसेट करना चाहती हूँ, नई किस्मत शुरू करनी है। फिर ड्राइवर होने के इनाम में वो समुद्र किनारे उठाया छोटा पत्थर उसके हाथ में रख देती है, लेकिन कांग उसे तुरंत समुद्र में फेंक देता है और उसकी बातें रोक देता है। फिर वो पूछती है, क्या आपको पहले मुझे डांटने का पछतावा है? कांग बिना सोचे जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, 100 मौके भी मिले तब भी तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि तुम हमेशा खुद को खतरे में डालती हो। अगर तुम सुरक्षित रहो तो मुझे बुरा इंसान दिखना पड़े या तुम्हारी नाराजगी झेलनी पड़े, मुझे मंजूर है। इतना कहने के बाद वो अचानक कहता है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, भाग जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ खतरनाक करने वाला हूँ। डरकर सीओ एक कदम पीछे हट जाती है। ये देखकर कांग के दिल को चोट पहुंचती है और वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन उसी पल सीओ अचानक उसके कपड़े का किनारा पकड़ लेती है। इतने सारे हादसों के बाद उसे आखिरकार कांग के प्यार को स्वीकार करने की एक वजह मिल जाती है। बस फिर कांग खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके घायल हाथ पर हल्का सा किस करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और पूरे दिल से उसे चूम लेता है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब प्रिंस सीओ को एक खंजर गिफ्ट देता है और कहता है, तुम मेरी कंपेनियन हो। लेकिन सीओ तुरंत बोल पड़ती है, अगर गिफ्ट देना था तो मिठाई दे देते, इसका मैं क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर प्रिंस थोड़ा नाराज हो जाता है। तुम मुझे ही गिफ्ट देने पर लेक्चर दे रही हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सीओ बिल्कुल शांत होकर जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, लोग पता नहीं क्यों आपके बारे में इतनी अफवाहें फैलाते हैं। तब प्रिंस सच बताता है, वो अफवाहें मैंने खुद फैलाई है ताकि लोग मुझसे दूर रहें और मैं सुरक्षित रह सकूं। फिर वो उसके करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहता है,
लेकिन तुम तो मेरे काफी करीब आ गई हो और तुम्हें मेरे सारे राज भी पता चल गए हैं। अब तुम्हें मार दूं या जाने दूं? इतना कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। वर्तमान में सीओ उन्हीं पुरानी यादों में खोई हुई थी। ये देखकर कांग को जलन होने लगती है। वो साफ बोल देता है, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो? मैं बहुत जेलस इंसान हूँ। मेरे सामने अपने एक्स की बातें मत करो। तब सीओ उसके चेहरे को हाथ से छूकर उसका और पुराने प्रिंस का चेहरा तुलना करने लगती है, लेकिन साथ ही मानती भी है, कांग तुम काफी हैंडसम हो। अपनी तारीफ सुनकर उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। वो दोबारा उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ उसके कंधे पर ही सो जाती है। अगली सुबह सीओ डरकर उठती है। उसे लगता है शायद उसने फिर टाइम ट्रैवल कर लिया है, लेकिन कांग भी वही पास में था। उधर कांग उठकर सोच रहा था, क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? उसका फोन भी बंद था। इधर सीओ घबराकर भागने लगती है, क्योंकि वो जगह एक टाइडल आइलैंड थी। रात में पानी बढ़ गया था, जमीन गायब हो चुकी थी और उसे कुछ याद भी नहीं था। कांग उसे और डराते हुए कहता है, ये डेजर्ट आइलैंड है, हम फंस गए हैं, मुझे तैरना भी नहीं आता, अब हमें यही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फिर मुस्कुराकर जोड़ देता है, वैसे भी अब हम साथ हैं, तो तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। सीओ को समझ ही नहीं आता ये कैसी बकवास कर रहा है। वो गुस्से में उसे मारने बढ़ती है, लेकिन फिसलने लगती है। कांग तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसी पल उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है। तभी कुछ मछुआरे वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब सीओ समझ जाती है ये पूरा समय उसका बेवकूफ बना रहा था। वो गुस्से में बोलती है, हम दोनों ने ड्रिंक की थी तो मैं खुद को ही बेवकूफ बना सकती हूँ। लेकिन कांग आराम से जवाब देता है, मैंने ड्रिंक ही नहीं थी, मैंने ग्लास बदल दिया था, पानी वाला गिलास लिया था। उनकी बातें सुनकर मछुआरे उन्हें छेड़ने लगते हैं, तुम दोनों ने रात खूब एंजॉय की होगी, जवान हो, रात साथ बिताना कोई बड़ी बात नहीं। सीओ को समझ नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। तब कांग धीरे से कहता है, शायद ये हमें गलत समझ रहे हैं। लेकिन फिर वे लोग सीओ को पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही एक्ट्रेस है जो यूट्यूब से फेमस हुई थी। बस फिर सब उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। उधर जिहान को भी पता चल चुका था कि कांग कहाँ है। उसके फोन में ट्रैकर ऐप था। लोकेशन देखकर वो होटल की सीसीटीवी चेक करता है। फुटेज में साफ दिखता है कांग सीओ को अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन एक समस्या थी, सबको पता था कांग ने ड्रिंक की थी। अगर ये बात बाहर गई तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस बन सकता था। इसलिए जिहान सबको सख्त आदेश देता है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर वो खुद उन्हें लेने पहुंचता है और कांग से पूछता है, तुमने ड्रिंक करके ड्राइव कैसे की? कांग बताता है, मैंने ड्रिंक ही नहीं थी, ग्लास बदल लिया था। तभी सीओ ढेर सारा सी फूड लेकर आती है जो औरतों ने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन कांग को तुरंत निकलना था। वो उससे कहता है, मैनेजर आता ही होगा, कहीं मत जाना, उसका इंतजार करना। फिर जाते जाते चेतावनी देता है, मुझसे भागने की कोशिश मत करना, तुम्हें पसंद हो या नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ टॉम को देखते हैं। उसके फोन वॉलपेपर पर एक बच्चे की फोटो लगी थी। वही ताही ने उससे झूठ बोला था कि उसकी कांग के साथ ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी रही। असल में वो कांग से शादी करना चाहती थी, लेकिन टॉम इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि ताही भी अमीर परिवार से थी और ये शादी कांग को और ताकतवर बना देती। कांग की आंटियों को भी डर था कहीं ताही उनके खिलाफ जाकर पूरे ग्रुप पर कब्जा ना कर ले। इसलिए एक आंटी उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि जुरान ने फैसला किया अब वो कांग पर नजर रखेगी। न्यूज में मोचांग और चाइल्ड ग्रुप के अलायंस की खबरें चल रही थी। मोचांग ग्रुप की अकेली वारिस ताही थी, इसलिए उसकी और कांग की शादी की चर्चाएं और बढ़ गई थी। जिहान बस यही सोच रहा था, अगर कांग को इन बातों में पड़ना पड़ा तो कंपनी के शेयर भी गिर सकते हैं। लेकिन कांग साफ बोलता है, मेरी पर्सनल लाइफ के फैसले मैं खुद करूंगा। फिर अचानक पूछता है, क्या तुम्हें सीओ एक्ट्रेस दोसम जैसी लगती है? क्योंकि कुछ औरतों ने कहा था उनकी उम्र में वो एक्ट्रेस बिल्कुल सीओ जैसी दिखती थी। सोल पहुंचते ही कांग जिहान को अपने और सीओ के रिश्ते के बारे में बता देता है। उधर सीओ का इंटरव्यू चल रहा था। उससे पूछा जाता है, तुम्हारा सपना क्या है? वो जवाब देती है, मैं उस महान एक्ट्रेस की तरह बनना चाहती हूँ और तीनों बड़े नेटवर्क के टॉप एक्टिंग अवार्ड जीतना चाहती हूँ। उधर जुरान को पता चल चुका था कि कांग और सीओ साथ में आइलैंड गए थे, लेकिन उसे सीओ कोई खास नहीं लग रही थी, इसलिए वो उसकी बिल्डिंग तक पहुंचती है। जांच करने पर पता चलता है सीओ ने छत खरीदी नहीं है, सिर्फ लीज पर ली है। मतलब कांग और उसके बीच कोई बड़ा पैसों वाला लेन देन नहीं हुआ। तब वो वापस चली जाती है। उधर टॉम को खबर मिलती है कांग ने उस नर्स को पुलिस प्रोटेक्शन दी है जिसे उसने मरवाने की कोशिश की थी। नर्स अभी कोमा में थी, लेकिन कभी भी होश में आ सकती थी और कांग ने उसे अपने भरोसेमंद दोस्त हायन के क्लिनिक में रखा था। इंटरव्यू के बाद सीओ और नाव वापस आते हैं। रिसोर्ट की तरफ से मिले गिफ्ट में मिठाइयां थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती थे वो पत्थर जो सीओ बीच से उठाकर लाई थी। वो उन्हें बहुत संभाल कर रखती है। यही पता चलता है
उसे पिछली रात की हर बात याद थी, किस भी, और ये भी कि उसने सिर्फ सोने का नाटक किया था ताकि कांग उसे दोबारा किस ना कर सके। उधर कांग अभी भी सोच रहा था। उसने उसका चेहरा पकड़ा, उसकी तारीफ की, फिर वो रात कैसे भूल सकती है। तभी ताही का कॉल आता है। वो डील के बारे में मिलने आना चाहती थी, लेकिन कांग साफ कह देता है, इस बारे में मेरी दादी से बात करो और मेरा नंबर डिलीट कर दो। फिर कॉल काट देता है। उधर जुरान सीओ से मिलने आती है। वो खुद को कांग की आंटी बताती है और दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है। सीओ सीधा जवाब देती है, आप जो भी जानना चाहती है उनसे जाकर पूछिए। अगर आप यहाँ पूछने आई है, मतलब आप दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। उसकी बातों से जुरान प्रभावित हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारे अंदर आदमी को अपने पीछे लगाकर रखने की अच्छी क्वालिटी है। फिर उसे पैसे देती है। सीओ समझती है, शायद कांग से दूर रहने के लिए, इसलिए बोल देती है, हम अलग नहीं हो सकते, हमारे बीच कांटेक्ट हो चुका है। अब जुरान को पूरा यकीन हो जाता है, इनके बीच सच में कुछ है। लेकिन फिर वो और पैसे देती है, इस बार दूर रहने के लिए नहीं, बल्कि कांग से शादी करने के लिए, ताकि ताही खेल से बाहर हो जाए। लेकिन सीओ भड़क जाती है। उसे गुस्सा आता है कि लोग बार बार उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो जुरान को घर से बाहर निकाल देती है। उसके जाते ही ताही सीओ के पास पहुंचती है। अगले दिन कांग सीओ के कमर्शियल की तस्वीरें देख रहा था और हर फोटो को लाइक कर रहा था। उसे इतना खुश देखकर जिहान भी तय कर लेता है, अब वो इन दोनों का साथ देगा। यहाँ तक कि वो कांग को बताता है सीओ का बर्थडे आने वाला है और दोनों उसके लिए सबसे अच्छे गिफ्ट को लेकर बहस करने लगते हैं। उधर ना सीओ के पास मेल लेकर आता है जिसमें उसे बर्थडे विश किया गया था, लेकिन सीओ के दिमाग में सिर्फ कांग चल रहा था। तभी हमें पिछला सीन दिखता है। ताही को उन दोनों के रिश्ते का पता चल चुका था। वो सीओ से कहती है, मैं और कांग शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें उससे ब्रेकअप करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे पास ताकत है, मैं उसे ताज पहना सकती हूँ और तुम बस उसकी मिस्ट्रेस बनकर रह जाओगी। उसकी बातें सीओ के दिल में गहराई तक लग जाती है। उसे पास्ट याद आता है, जब प्रिंस को भी शादी का प्रस्ताव मिला था, तब भी उसे बहुत चोट पहुंची थी। गुस्से में उसने वो खंजर फेंक दिया था। अगर मुझे छोड़कर जाना ही था तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया। अब इतिहास जैसे दोबारा खुद को दोहरा रहा था, इसलिए वो फैसला करती है, अब वो इन भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देगी। फिर वो अपने हिस्टोरिकल शो की शूटिंग करती है। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि डायरेक्टर और राइटर उसे पूरे सीजन का मेन विलेन बना देते हैं। अब सारी अटेंशन उसी पर थी। इससे जिहां अंदर ही अंदर जल रही थी। रात में कांग सीओ से मिलने आता है। उसका टूटा फूटा अपार्टमेंट देखकर परेशान हो जाता है। अब तुम कोई साधारण एक्ट्रेस नहीं, सेलिब्रिटी हो। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, सामान पैक करो, यहाँ रहोगी तो मुझे चिंता होगी। लेकिन सीओ साफ मना कर देती है, मुझे यही जगह पसंद है और मेरी चिंता करना बंद करो। कांग तुरंत पूछता है, क्या हुआ, सेट पर किसी ने कुछ कहा? बताओ, अभी ठीक करता हूँ। लेकिन सीओ गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें अपने लिए यूज नहीं करना चाहती, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ हूँ, क्योंकि बदले में तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। असल में वो किसी को अपने करीब आने से रोक रही थी ताकि दोबारा टूटना ना पड़े। लेकिन उसकी बातें सुनकर कांग को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया हो। तभी उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ती है जो सीओ बीच से लाई थी। वो पूछता है, इन्हें इतना संभाल कर क्यों रखा है? सीओ जवाब देती है, ये मेरी यादें हैं और यही बात उसने नशे में आइलैंड पर भी कही थी। तभी कांग समझ जाता है, उसे सब याद है, वो बस भूलने का नाटक कर रही थी। सीओ मान भी लेती है, हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है और वो आदमी तुम कभी नहीं हो सकते। उधर टॉम के हाथ जीजू की सीसीटीवी फुटेज लग जाती है। उसे पता चलता है कांग ने ड्रिंक की ही नहीं थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। अब वो इस खबर से नया स्कैंडल बनाएगा। और ठीक डायनेस्टी लॉन्च के एक हफ्ते बाद फिर डायनेस्टी लॉन्च होता है। मॉडल सीओ थी और लॉन्च जबरदस्त हिट हो जाता है। हर तरफ उसके पोस्टर लगे हुए थे। इसी बीच सीओ का बर्थडे भी आ जाता है। उधर दादी माँ अचानक सामान लेते समय बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही सीओ भागकर उनके पास पहुंचती है। दूसरी तरफ ड्रिंक एंड ड्राइव स्कैंडल बाहर आ चुका था। मीडिया कांग का नाम एक हिट एंड रन केस से जोड़ रही थी। कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। दादाजी गुस्से में थे। जिहान चाहता था सीओ सामने आकर सच बताए, लेकिन कांग मना कर देता है। वो सीओ को मीडिया से बचाकर रखना चाहता था। उधर सीओ को पता चलता है दादी माँ को अल्जाइमर हो गया है। दादी खुद परेशान थी, मैं कैसी दादी हूँ, अपनी पोती के बर्थडे पर उसके लिए खाना तक नहीं बना पाई। फिर वो सीओ को समझाती है, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लो, खुलकर जियो, अपने नाम कांगरी की तरह आजादी से। उनकी बातें सुनकर सीओ को महसूस होता है वो एक नकली जिंदगी जी रही है, उसकी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। घर लौटते समय रेडियो में उसे कांग के स्कैंडल की खबर सुनाई देती है, लेकिन उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है
कांग को बचाने के लिए बहुत लोग हैं। फिर जैसे ही वो छत पर पहुंचती है, चौंक जाती है। कांग ने उसके बर्थडे के लिए पूरी छत खूबसूरती से सजाई हुई थी। गिफ्ट रखा था और एक नोट भी। उसमें लिखा था, चोट लगने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचता हूँ, तुम्हारी खुशियां चाहता हूँ। ये देखकर सीओ के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे गुस्सा भी आता है। कांग हमेशा उसके लिए इतना क्यों सोचता है? क्यों उसे हर बार एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद देता है? और उसी पल वो फैसला कर लेती है, अब वो भी कांग को बचाएगी। उधर दादी माँ की भी यही इच्छा थी, सीओ को कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ वो कभी अकेला महसूस ना करे। इधर सीओ दौड़ती हुई कांग के पास पहुंचती है। वो भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे देखकर कांग खुद हैरान रह जाता है। तभी बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो जाती है। कांग तुरंत उसका चेहरा छुपा देता है, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन अब सीओ फैसला कर चुकी थी, उसे किसी मुसीबत से फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ती है, कांग का हाथ पकड़ती है और मीडिया के सामने आ जाती है। शुरुआत फिर से पास्ट के सीन से होती है। सीओ अपने बैर वाले फूल को देख रही होती है। तभी कांग वहां आता है और कहता है, इसे खिड़की के पास रख दो। सीओ ऐसा करती है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। सीओ को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, हर तरफ कीचड़ हो जाता है, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं। कांग उसे बाहर ले जाकर कहता है, इस बार इसे महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन सीओ ऐसा नहीं कर पाती। तब कांग अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल देता है और उसे साथ लेकर भागता है। वर्तमान में भी बिल्कुल वैसा ही पल दोहराया जाता है। कांग फिर अपनी जैकेट उसके ऊपर डालता है, लेकिन इस बार सीओ कहती है, जब तक हम साथ हैं मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर मीडिया के सामने चली जाती है। सबके सामने कसम खाकर कहती है, उस दिन इस आदमी ने शराब नहीं पी थी। मीडिया सवाल करता है, अगर ऐसा था तो तुम दोनों बीच पर क्यों गए थे? तब वो पत्थर दिखाती है जो वो आइलैंड से लाई थी और कहती है, इसे लेने के लिए कांग वहां गया था। साथ ही वो ऐलान कर देती है, उस कमर्शियल से जो कमाई होगी उसका आधा हिस्सा उस आइलैंड को डोनेट किया जाएगा जहां वे फंसे थे। अंदर आते ही कांग चौंक जाता है, ये सब क्या था? डोनेशन कब तय हुआ? और तुम्हें पता भी है कितने पैसे की बात कर रही हो? लेकिन वो बेफिक्र होकर बोलती है, मुझे जानने की जरूरत नहीं, पैसे की बातें तो तुम हमेशा करते रहते हो, चलो खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। कांग हल्के मजाक में कहता है, तुम मुझे बाहर लाई हो, मैं तो कुछ और उम्मीद कर रहा था। वो तुरंत जवाब देती है, क्या तुम सोच रहे थे मैं तुम्हें अपना आदमी कहूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसके दिमाग में पास्ट लौट आता है। तब प्रिंस का दिया हुआ खंजर एक कोर्ट लेडी को मिल गया था। वो सीओ को डांटती है, तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती है? दूसरी कोर्ट लेडी सलाह देती है, सच बता दो कि ये कांग ने दिया है, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन सीओ उसका नाम नहीं लेती। आखिरकार उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब एक कोर्ट लेडी उससे कहती है, लगता है तुम सच नहीं बोलोगी क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगी हो। अब दो रास्ते हैं, उसके प्यार में मर जाओ या गवाह बनकर जिंदा रहो। वर्तमान में दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। सीओ की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। कांग मजाक में कहता है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ लेकिन फीस लगेगी। तभी जिहान का फोन आता है। एक नई खबर वायरल हो चुकी थी। ताही ने मीडिया में उनके रिश्ते की पुष्टि कर दी थी और खुद को कांग की मंगेतर बता दिया था। दूसरी तरफ टॉम भी यही खबर देख रहा था। सीओ जानना चाहती थी आखिर मामला क्या है, लेकिन कांग उसे नहीं बताता। वो बस कहता है, चलो मैगी खाने चलते हैं, दुकान 24 घंटे खुली रहती है। रास्ते में सीओ गलत समझ बैठती है। उसे लगता है 24 घंटे खुला मतलब होटल। वो घबरा जाती है। लेकिन अगले सीन में दोनों हान नदी के किनारे बैठकर मैगी खा रहे होते हैं। कांग फिर वही शब्द बोलता है, इसे महसूस करो। ये सुनते ही सीओ को पास्ट याद आने लगता है, बारिश वाली वही याद। उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जिहान का फोन आता है। वो बताता है, ताही वाली खबर के बाद कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं। कांग पहले सीओ से बात छुपाना चाहता है क्योंकि उसे डर था वो कुछ उल्टा ना कर दे, लेकिन आखिरकार सच बता देता है, ताही ने मुझे अपनी फियोंसे घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ सीओ अपनी छत पर होती है। गंगनाम अखबार में कांग और ताही की खबर पढ़कर कहता है, दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर जल उठती है। उधर कांग घर पहुंचता है। वहां ताही मौजूद थी। वो उसे बाहर ले जाकर साफ बोलता है, मैंने पहले भी कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ताही पूछती है, क्या ये सब शी की वजह से है? कांग बिना हिचकिचाए कह देता है, मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ, और चेतावनी देता है, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। उधर कंपनी में बुशन सीओ को समझाती है, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम कांग के करीब हो, किसी स्कैंडल से दूर रहो। इधर जिहान भी कांग से पूछता है, अगर उसे ताही के बारे में पता चला तो क्या होगा? लेकिन कांग पूरा भरोसा दिखाता है, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो जलन महसूस नहीं करेगी। दूसरी तरफ ताही एक रेस्टोरेंट में बैठकर शी की तस्वीरें देख रही होती है। टॉम उसके पास आता है। वो कहता है,
तुम बहुत जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहती हो, इसलिए खुद ही रिश्ते की खबर फैला रही हो। लेकिन ताही साफ बोलती है, मैं उसे बहुत पहले से चाहती हूँ। उधर कांग अपने दोस्त जंग हयन से बात करता है। वो बताता है एक लड़की है जो बार बार कहती है कि वो किसी आदमी को अपना नहीं बनाना चाहती। लगता है उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो अधूरा रह गया। लेकिन जंग हयन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और उसे मजाक में खुश कपल कहता है। दूसरी तरफ सीओ अपनी शमन जंगे के साथ उसकी पहली गुरु के पास जाती है। जंगे बताती है उस औरत ने उसे ठगा था, उसके पैसे लूटे थे। सीओ वहां पहुंचकर उसका नकली रिचुअल देखती है और सबके सामने उसे ठग बोल देती है। औरत अपने लोगों को बुलाकर दोनों को बाहर निकलवा देती है। उधर सीओ की दोस्त जियो उसे नए रूमर्स के बारे में बताती है, जबकि को कुछ पता ही नहीं था। कांग जिहान से पूछता है ये अफवाहें किसने फैलाई, और उसे पता चल जाता है इसके पीछे ताही और मोचांग ग्रुप है। दूसरी तरफ मीडिया वाले सीओ की फोटो लेने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़कर डांट देती है, यहाँ तक कि मार भी देती है। फिर कांग ताही से मिलने जाता है। वो पूछता है तुम सीओ के साथ ये सब क्यों कर रही हो। ताही कहती है एक वीकेंड इवेंट है, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ मेरे मंगेतर बनकर चलो। लेकिन कांग साफ मना कर देता है। तभी उसे खबर मिलती है जिस नकली शमन के पास सीओ आई थी वहाँ ड्रग्स निकले हैं। असल में सीओ ने मीडिया वालों से बात करके पूरा मामला एक्सपोज कर दिया था और इसी वजह से वो फिर से वायरल हो जाती है। कांग ये देखकर खुश हो जाता है और ताही से कहता है हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। सीओ अपनी छत पर बैठकर अपने बारे में आए पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ रही थी। तभी एक आदमी आता है। वो दादी की तस्वीरें दिखाकर कहता है टॉम बाहर इंतजार कर रहा है। टॉम उससे कहता है ताही तुमसे तेज निकली। वो कांग के करीब जा रही है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा होने मत दो, उन दोनों का ब्रेकअप करवाओ, कोई स्कैंडल कर दो, उसे होटल ले जाओ, फुटेज वायरल कर दो। मैंने वादा किया था तुम्हारी और तुम्हारी दादी की देखभाल करूंगा। तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। ये सुनकर सीओ को जोसोन युग की जेल याद आती है। तब किंग टॉम उससे मिलने आया था। वो कह रहा था तुमने अच्छा काम किया, मेरे भाई के करीब पहुंच गई। अब तुम्हें उसके खिलाफ गवाही देनी है। हम कोई भी कहानी बना देंगे। मेरे भाई का मरना तय है। वर्तमान में सीओ छत पर लौटती है। कांग उसका इंतजार कर रहा था। वो इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन कांग उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है तुम मेरे लिए खास हो, बस अपने दिल की सुनो ताकि मैं भी तुम्हारे लिए खास बन सकूं। रात में कांग को फिर जोसोन युग के सपने आने लगते हैं। एक नौकरानी कुएं में कूदकर मर गई थी और पूरा इल्जाम उसके सिर पर डाल दिया गया था। वो चिल्लाता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टॉम उसके कान में कहता है अगर सीओ को बचाना चाहते हो तो सब मान लो। फिर कई नौकरानियां उसके खिलाफ बयान देती है और आखिर में सीओ भी सामने आती है। वो कहती है इसने मुझे अपने क्वार्टर में रखा, मेरे साथ जबरदस्ती की और वही खंजर सबूत के तौर पर दे देती है। वर्तमान में कांग डरकर नींद से जाग जाता है। उसे पुरानी यादें लगातार परेशान कर रही थी। अगले दिन सीओ फोटोशूट पर पहुंचती है। वहां ताही पहले से मौजूद थी। वो ताना मारती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीओ पलटकर बोलती है ये मेरा काम है, बिना बुलाया मेहमान तो तुम हो। ताही साफ कहती है कांग मेरा आदमी है, उससे दूर रहो। सीओ तुरंत जवाब देती है किसने कहा, उसने, तो फिर मुझे खुद उससे सुनने दो। उसी समय कांग अपनी कार लेकर पहुंचता है। वो सीओ को अंदर बैठाता है। कुछ देर तक बस उसे देखता रहता है। फिर अचानक पूछता है तुम हो कौन। सीओ हैरान रह जाती है क्या तुम नशे में हो, कैसी बातें कर रहे हो। तभी कांग एक नाम लेता है और ये सुनते ही सीओ पूरी तरह शॉक हो जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और वही एपिसोड खत्म हो जाता है।